हाय चैम्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। आई वेलकम यू ऑल टू योर गो टू स्पेस ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। सो हम देख रहे हैं एमएचटी सीईटी के लिए एक वन शॉट रिवीजन, जो कि आपके टॉपिक सॉलिड स्टेट के लिए हम करने वाले हैं। और इस टॉपिक पे हम फटाफट से पूरा थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं सॉलिड स्टेट इस चैप्टर के लिए। और ये जो वीडियो है ये एमएचटी सीईटी ओरिएंटेड ही होगा। इसमें मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लाइक आप यूट्यूब पे मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हो। उसमें मैंने आपको सीईटी के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस, वो मैंने पूरा भी वहां पे अपलोड किया है। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो भी उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। जो भी वो क्वेश्चंस है, किस टाइप पे, कौन से पॉइंट पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठना है, मतलब साथ में, और फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमें डिस्कस करने हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अगर हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपको भी पता है कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। करेक्ट? कौन कौन से हैं? हमारे पास होता है सॉलिड स्टेट, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। हमारे पास सब्सटेंसेस जो है, मैटर, वो हमें और एक फिजिकल स्टेट में देखने मिलेगा विच इज लिक्विड। और लास्ट जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज गैस। सो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास अरेंज्ड होंगे, और पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर आपको पार्टिकल्स ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, और पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे वो अपने ही पोजीशंस पे वाइब्रेट करेंगे। करेक्ट? फिर अगर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स थोड़े से स्प्रेड आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच, राइट? और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स को मोबिलिटी थोड़ी सी मिल जाती है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव कर पाएंगे। गैसेस में कैसा है, पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है, और पार्टिकल्स उतने दूर रहने की वजह से होगा क्या कि पार्टिकल्स कहीं भी भागते रहेंगे रैंडमली सारे डायरेक्शंस में, राइट? कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है वहां पे। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो क्या सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत पास पास है, क्या उनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे? लिक्विड में वही फोर्सेस कैसे होंगे? पार्टिकल्स दूर दूर है, कंपैरेटिवली वीक होंगे। और गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो गैस में तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से कोई दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ये हम बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं, जो आप 8, 9, 10 से पढ़ते आए हो, राइट? अब सॉलिड का एग्जाम्पल, लिक्विड का एग्जाम्पल और गैस का एग्जाम्पल ये शायद से मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं है। हम इस टॉपिक में सॉलिड्स के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। अब उसके लिए शुरुआत कहां से करेंगे? तो आपकी शुरुआत होगी हमारी, एक सेकेंड, शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है? अब एक बात बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम, लाइक अभी बहुत टाइम के बाद मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रही हूँ, लाइक मैं इस पे स्विच हुई हूँ डिजिटल बोर्ड पे। सो इसीलिए हो सकता है थोड़ा बहुत बीच में वीडियो जो है वो आपको लैग होता हुआ दिखे, या फिर हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा टाइम लगे मुझे सेटिंग को समझने में, बट हाँ, आने वाले वीडियोस में वो इम्प्रूव होगा। ठीक है? तो आज के लिए थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना। अब चलते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड्स के कितने टाइप्स हैं हमारे पास? हमारे पास होंगे सॉलिड के 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? तो सॉलिड के जो 2 टाइप्स है, 2000, एक तो होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है? और दूसरे टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास वो है अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है? कौन से 2 टाइप्स के सॉलिड्स है बेटा हमारे पास? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरा जो टाइप का सॉलिड है दोज आर अमॉर्फस सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है वो समझो। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी वो सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स का एक प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा। ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
ठीक है, और सॉलिड है तो ऑफ कोर्स गैप तो नहीं होगा, पार्टिकल्स क्लोजली ही पैक्ड होंगे, बट ऐसे ही रैंडमली अरेंज नहीं होंगे। क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत एक प्रॉपर ऑर्डरली अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, बट हाँ ऐसे रैंडमली पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ऑर्डर है, जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने के लिए मिलती है, पार्टिकल्स बहुत लंबी जगह लंबे टाइम तक आप किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर लो, ऑर्डरली अरेंजमेंट ही देखने के लिए मिलेगा, बट एमॉर्फस सॉलिड्स में वो ऑर्डरली अरेंजमेंट मिसिंग होता है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? NaCl उठा लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, क्या ये एक आपका आयनिक सॉलिड है? NaCl यानी कॉमन सॉल्ट। क्या हम नमक खाते हैं? नमक खाते हैं, मतलब उसमें वो एक सॉलिड है, राइट, वो लिक्विड या गैस तो है नहीं। सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, और वो कौन से टाइप के सॉलिड्स के अंदर आता है? तो उसका एक परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट होने की वजह से उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट इज ग्लास। ठीक है, फिर उसके बाद बोलेंगे रबर। ये जो सॉलिड्स है इनका एक परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा, ऑर्डरली अरेंजमेंट चाहिए तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखना पड़ेगा। अब एक मेन प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलेंगे आइसोट्रॉपी और अनिसोट्रॉपी। क्या है वो मैं बताती हूं, पर आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रॉपी शो करेंगे या अनिसोट्रॉपी? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अनिसोट्रॉपी ऑब्जर्व होगी, बट एमॉर्फस सॉलिड्स में जो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज आइसोट्रॉपी। अब मुझे एक बात बताओ, आइसो का मतलब क्या है? सेम। सो आइसो इज सेम। अब ट्रॉपी इज रिलेटेड टू डायरेक्शंस। ठीक है, अनआइसो, अनआइसो मतलब जो कि आइसो नहीं है, आइसो नहीं है मतलब कि सेम नहीं है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? मान लो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम यहां से प्रॉपर्टीज को करना अगर स्टार्ट करते हैं स्टडी, मतलब प्रॉपर्टीज को स्टडी करना कहां से स्टार्ट हो रहा है? इस पॉइंट से। मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी, प्रॉपर्टी चेक करूंगी, मान लो उस सॉलिड का डेंसिटी चेक कर लेते हैं, या उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लो, उस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर लो। आप कोई भी प्रॉपर्टी उठाओ, आपने इस डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी को चेक किया, फिर आपने इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी को चेक किया, फिर आपने इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी को चेक किया, यहां भी गए। हर डायरेक्शन में जाते जाते वो प्रॉपर्टी बदलती है, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, उससे बोलेंगे अनआइसोट्रॉपी। पर एमॉर्फस सॉलिड्स में ये ऐसा नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड में आप इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, इस डायरेक्शन में जाओ, इधर जाओ, कहीं भी जाओ, आप पूरा सॉलिड जहां तक है, आप किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करते हो, डायरेक्शन बदल ही चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है पर प्रॉपर्टी बदलेगी नहीं, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इसीलिए इसको आइसोट्रॉपी बोला है। सो फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर डायरेक्शन बदलने से प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, प्रॉपर्टी सेम नहीं रही, अनिसोट्रॉपी। डायरेक्शन बदलने से प्रॉपर्टी सेम मिलती है तो दैट इज आइसोट्रॉपी। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं उनके स्ट्रक्चर में? अनइसोट्रॉपी से शो करेंगे, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स है वो उनके स्ट्रक्चर में आइसोट्रॉपी शो करेंगे। तो इस तरीके से हमें एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो पक्का पता होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया। अब चलते हैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सीईटी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड, जो ये वाला टॉपिक है हमारा, ये आपका सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको ये पक्का से पता होना चाहिए क्या है। कौन सा है टॉपिक? टॉपिक का नाम है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पहले आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ पे आप ये डेफिनेशन समझ सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन समझ लेना है। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर सीईटी। ओके, आइसोमॉर्फिज्म, अगेन वर्ड आइसो आ रहा है। आइसो का मतलब क्या होता है? फिर से, क्या आइसो का मतलब सेम होगा? ठीक है, अगर
मैं दो अलग अलग सॉलिड्स को उठाऊं, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अगर हम दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को उठाएं, अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पर उन दोनों के बीच में जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है अगर वो सेम होगा, तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फस सॉलिड्स। और ऐसा बोला जाएगा कि ये दोनों सॉलिड्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, या ये दोनों सॉलिड्स आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करें। कोई भी दो सॉलिड्स, अगर दोनों सॉलिड्स का है अलग अलग सॉलिड्स पर दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम, देखो आइसो का मतलब है सेम, और मॉर्फिज्म से आप ये समझ लो कि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, क्या सेम होना चाहिए दो सॉलिड्स के बीच में, दो सॉलिड्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, सॉलिड्स डिफरेंट है पर उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मान लो तीन सॉलिड्स हैं, तीनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम, आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहा है, हम बोल सकते हैं। फिर आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉली का मतलब क्या है, मेनी, ठीक है, मेनी। मॉर्फिज्म मतलब क्या है, अगेन इसे हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। अगर एक ही सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड, मान लो ए उठाया है मैंने, कोई एक सॉलिड अगर बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में, एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है, एक ही सॉलिड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अगर शो करेगा, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहेंगे कि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, और ऐसे सॉलिड्स को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिक सॉलिड्स। ठीक है, अब इसमें जो एग्जांपल है हमारे, वो एग्जांपल्स NaNO3 और CaCO3 है। अब आपके सामने कोई भी एग्जांपल अगर आता है, वो एग्जांपल आइसोमॉर्फिज्म का है या नहीं। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम कब होगा, जब एटम्स का रेशियो सेम होगा। क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिखा है NaNO3 और CaCO3, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक रेशियो चेक कर लो, देखो रेशियो कितना है, Na कितना है, सोडियम 1, अगला एटम किसका है, नाइट्रोजन का, वो भी कितना है 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 3, कितना आ गया एटॉमिक रेशियो, क्या वो 1:1:3 आ रहा है। यहाँ पे चेक करो, कैल्शियम कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं फिर से 3। अब देखो सॉलिड दोनों अलग हैं, पर क्या दोनों का एटॉमिक रेशियो सेम है बेटा, यस। तो ऐसे सॉलिड्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आएगा, क्या हम इन दोनों को फिर आपस में आइसोमॉर्फिक सॉलिड बोल सकते हैं। अब इस पे सीईटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको 2-3 अलग अलग ऐसे, मतलब चारों ऑप्शन में 2-2 पेयर्स दिए होंगे, और उन सॉलिड के पेयर्स में से कौन सा आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही सॉलिड बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको ये 3 दिख रहे हैं सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। इसका नाम है क्रिस्टोबलाइट, इसका नाम है अल्फा क्वार्ट्ज, इसका नाम है बीटा क्वार्ट्ज। ये तीनों के तीनों सिलिका के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है। किसके हैं ये, तीनों के तीनों सिलिका के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है। अगर हम नेचर में सिलिका को देखेंगे तो सिलिका क्रिस्टोबलाइट के फॉर्म में हो सकता है, या अल्फा क्वार्ट्ज के फॉर्म में होगा, या बीटा क्वार्ट्ज के फॉर्म में होगा। ये तीनों फॉर्म्स सिलिका के। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने और एक कैल्शियम कार्बोनेट भी है। अगला सॉलिड कौन सा है, जैसे सिलिका के ये 3 फॉर्म्स है, इस पे सवाल आ चुके हैं सीईटी में, इनमें से कौन सा सिलिका का पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो ये 3 फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है, पहला है कैल्साइट और दूसरा है एरागोनाइट। ये और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ही सॉलिड 2 अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। अगर मैं वो सॉलिड कोई एलिमेंट ले लूं, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, अगर हम कार्बन को देखें सॉलिड, उसका अगर मैं नेचर में फॉर्म देखूं, तो क्या आपको कार्बन 3 अलग अलग फॉर्म्स में दिखता है, कौन से है वो भी। कार्बन के जो फॉर्म्स है, जिस फॉर्म में हमें कार्बन नेचर में दिखाई देता है, क्या वो उसके अलग अलग फॉर्म्स, डायमंड है एक, दूसरा क्या है ग्रेफाइट है, और तीसरा जो फॉर्म है वो कौन सा है कार्बन का, दैट इज फ्यूलरिन,
राइट। अब ये तीनों कार्बन के फॉर्म्स क्या है? क्या ये कार्बन के ही फॉर्म है? एक ही सब्सटेंस के तीन अलग अलग फॉर्म्स है ना, नेचर में ये तीनों मिलेंगे। ऐसे एलिमेंट्स के केस में जब आप खासकर किसी एलिमेंट की बात कर रहे होगे, एलिमेंट्स के केस में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसी को सिंपल वर्ड्स में एलोट्रॉपी कहेंगे। तो एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म एक ही बात है, पर पॉलीमॉर्फिज्म या आप किसी एलिमेंट के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो, किसी कंपाउंड के लिए भी कर सकते हो, पर एलोट्रॉपी ये वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के केस में ही यूज कर सकते हैं, उसे हम कंपाउंड के केस में ये वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। सो फटाफट से ये नोट करना है, आगे का पार्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वो क्या है? टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे फोकस करने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हमको देखना है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप हो जाने के बाद उनके प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से वो भी ऑब्जर्व करेंगे। इस वाले, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सा, ये वाला, इस पे सीईटी में सवाल देखे जा चुके हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो, आयनिक सॉलिड्स। कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है? पहली बात, टोटल 4 टाइप्स है। कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है बेटा? 4। आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और लास्ट होंगे मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड्स मतलब आप सिंपल वर्ड्स में इनको मेटल्स मान लो, ठीक है। मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, राइट। और जो मेटल्स है हमारे मेटालिक सॉलिड, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंडर आएंगे। फिर आती है बात आयनिक सॉलिड्स की। अब आयनिक वर्ड से ही समझ आ रहा है क्या होगा इसमें, क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे? करेक्ट। जब किसी सॉलिड में, अगर किसी सॉलिड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके वो सॉलिड बना है, ऐसे सॉलिड्स को कहा जाएगा आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। किसके अंडर आते हैं? क्रिस्टलाइन के अंडर। फिर है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, किसके बीच? एटम्स के बीच, ठीक है। अलग अलग एटम्स है और उन एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड से वो एटम जुड़े उस सॉलिड के अंदर, ऐसे सॉलिड्स को कहा जाएगा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब इसे नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलना है? क्योंकि एक एटम आगे कुछ एटम से जुड़ा है, वो एटम आगे कुछ एटम से जुड़ा है, वो आगे कुछ एटम से जुड़ा है, क्या एक बड़ा सा जॉइंट नेटवर्क बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान लो डायमंड, इसका एग्जांपल ये कौन है आपका? डायमंड है यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा एग्जांपल देखो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का? डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या आपको ढेर सारे कार्बन के एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से दूर दूर तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं? यस। सो डायमंड एक क्रिस्टलाइन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल है। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा बेटा? अब यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स नहीं होंगे। एटम्स की जगह यहाँ पे आपको क्या देखने मिलने वाला है? मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। अब दो मॉलिक्यूल्स तो आपस में नहीं जुड़ सकते, बॉन्ड आपस में कौन बनाएगा? दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड। आयंस आपस में जुड़ गए, आयनिक बॉन्ड। मेटल्स के केस में मेटालिक बॉन्ड्स है, पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर तो एटम्स है ही नहीं, वहां तो मॉलिक्यूल्स उनके पार्टिकल्स है। एक सॉलिड का अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं तो वो एटम के फॉर्म में नहीं है, वो किसके फॉर्म में? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। और जब मॉलिक्यूल होगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है बेटा? क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? अगर वो नॉन पोलर होंगे मॉलिक्यूल्स तो लंडन फोर्सेस, करेक्ट। अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, मान लो यहाँ पे आइस है, आइस मतलब वाटर। अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखोगे, आइस के स्ट्रक्चर में आइस एक सॉलिड है, क्या आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखने वाले हैं? बहुत सारे। अब एटम नहीं है उसका, आइस का जो पार्टिकल है जिससे वो सॉलिड बन रहा है, क्या उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे? मॉलिक्यूल आ गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब आइस के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखाते हैं? क्या वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच पोलर है, डायपोल डायपोल होगा, पर स्पेशल टाइप का डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कौन से फोर्सेस हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डायपोल डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलेगा, नॉन पोलर होगा तो लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस चलेंगे, ठीक। पोलर होंगे तो डायपोल डायपोल होगा, ठीक है।
और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो वो भी हो सकता है। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में क्या है, क्या एटम्स को जोड़े रखने के लिए, उन पार्टिकल्स को साथ में जुड़े रखने के लिए क्या कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्टली बन रहे हैं? यस, डायमंड को एग्जांपल याद रख लो, एग्जांपल से कभी कभी प्रॉपर्टी याद रखना आसान होता है, वो भी कनेक्ट करना आना चाहिए। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, क्या आयनिक सॉलिड में आयन्स है प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, मेटालिक सॉलिड्स में क्या होंगे, मेटालिक बॉन्ड्स होंगे, राइट। मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, मेटल के आयन्स होते हैं पॉजिटिव, वो एक ईसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, मेटल पे पॉजिटिव, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, हार्डनेस। कोवल आयनिक सॉलिड कैसे हार्ड है पर ब्रिटल है, टूट जाएंगे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो। कोवेलेंट वाले बहुत हार्ड है, डायमंड याद कर लो, टूटता है क्या ऐसे ही जोर लगा के, नहीं, वेरी हार्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आइस, ऐसे ही कर दिया थोड़ा सा प्रेशर, सॉफ्ट है ना बहुत। मेटालिक सॉलिड्स कैसे, मेटल्स, मेटल सॉफ्ट भी होते हैं हार्ड भी होते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करें, एल्कली मेटल सॉफ्ट है, ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड है। क्या मेटालिक सॉलिड सॉफ्ट से लेके हार्ड तक उस रेंज में देखने के लिए मिलेंगे। फिर आती है बात मेल्टिंग पॉइंट्स की, हार्ड और ब्रिटल है, हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। इधर कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा, एटम्स जुड़े पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े। अब बताओ उनको सेपरेट करना, सॉलिड को मेल्ट करना आसान है? नहीं। क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, देखो कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे ज्यादा कम है, यहाँ पे उससे ज्यादा है, ठीक। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट है बेटा, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट लो ही होगा। फिर लास्ट है मेटालिक सॉलिड्स, अगेन मेटल्स में भी मेल्टिंग पॉइंट रेंज दिखाएगा एक पूरी, बहुत कम, माइनस से लेके देखो कहां तक है, हाई टेम्परेचर तक भी है, राइट। नेक्स्ट है उनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोई भी सॉलिड हीट को कितने अच्छे से ट्रांसफर कर पा रहा है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी को कितना अच्छे से सपोर्ट कर रहा है फ्लो होने में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड के पास आयन्स है प्लस और माइनस, पर वो आयन्स जब सॉलिड स्टेट में एक साथ जुड़े हुए होंगे, हिलेंगे जगह से नहीं, चार्ज तो है पर चार्ज को कैरी करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उनको मूव तो होना पड़ेगा। पर आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में है, मतलब क्या पार्टिकल्स एक ही जगह पे ऐसे पक्के रहेंगे, पार्टिकल्स हिलेंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट कर पाएंगे बताओ, क्या वो तभी कंडक्ट कर पाएंगे जब हम उनको मेल्ट कर लेंगे, मतलब उनको कौन से स्टेट में लेकर जाएंगे, मोल्टन स्टेट में। अगर हम आयनिक सॉलिड को मेल्ट करेंगे, आयंस थोड़े फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प कर लेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई। और कब कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या हम आयनिक सॉलिड्स को वाटर में डिसॉल्व कर पाएंगे, यस। जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व होंगे, क्या आयंस थोड़े दूर दूर होके फिर से फ्री मूव हो पाएंगे। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या हुआ है, पॉजिटिव ने नेगेटिव को बहुत कस के पकड़ के रखा है, ये इसको नहीं जाने देगा, ये इसको नहीं जाने देगा, दोनों बैठे रहेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा नहीं। यहाँ पे होगा कब, जब आप उसको मेल्ट करोगे तब, या फिर जब उसको पानी में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाओगे तब। नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं, कोवेलेंट जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब कोई चार्ज वार्ज है ही नहीं, तो ये तो बैड कंडक्टर्स हुए इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होगी, जब चार्ज होगा, यहाँ चार्ज ही नहीं है। पर इनमें एक एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है या फिर कार्बन का एक ऐसा फॉर्म है जो कि कोवेलेंट सॉलिड के अंडर ही आता है, पर ग्रेफाइट के केस में फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ग्रेफाइट होना बैड कंडक्टर चाहिए था, गुड कंडक्टर का एग्जांपल है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। और दूसरा एक्सेप्शन डायमंड क्यों बोला है, क्योंकि डायमंड जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, डायमंड एक ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो हीट कंडक्ट करवाता है, बाकी सारे कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों एक्सेप्शंस है, क्या है ये दोनों, क्या इन्हें हमने कार्बन का एलोट्रॉप्स कहा है अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे, बहुत ही पुअर कंडक्टर्स होंगे, क्यों, क्योंकि ना चार्ज है ना मूव होने की एबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स आपस में आईएमएफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। लास्ट, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड यानी पहले मैंने आपको बोल दिया, मेटल्स को याद रख के आंसर करो, मेटल्स गुड कंडक्टर्स है, हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, वही आएगा, ठीक। लास्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी प्योर मेटल आपको दिया है, कोई भी मेटल, मेटालिक सॉलिड,
कोई भी मॉलिक्यूल्स के नाम दिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में कार्बन के सारे फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट याद कर लो, सिलिका याद कर लो। आयनिक सॉलिड में तो पता ही है आपको, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जैसा कुछ साथ में दिखाई दे, आयनिक सॉलिड, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। जब भी हम, अगर मैं अब आपको फिर से एक बार बता दूं, अभी तक हमने सॉलिड्स के टाइप्स के पढ़ने से शुरुआत की थी, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस। एमोर्फस कब का छूट चुका है, जो हम आगे पढ़ रहे हैं डिटेल में वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है आपकी बात, राइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे, 4, उनके प्रॉपर्टीज देखे। अब उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खास बात क्या है, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास एक पर्टिकुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, राइट। अब वो ऑर्डरली अरेंजमेंट किसका हो सकता है, क्या वो आयनिक सॉलिड होगा तो उसमें आयन्स अरेंज करेंगे, कोवेलेंट सॉलिड होगा तो उसमें एटम्स अरेंज्ड होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो उसमें एटम ना देखते हुए मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स में वो मेटल के पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या आपको अलग अलग सॉलिड में एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो देखने मिलेगा ना, क्यों मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं भाई। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो वो किस बात के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। क्या डायमंड का एक प्रॉपर ऐसा क्रिस्टल दिखाई देता है हमको, राइट। डायमंड का एक परफेक्ट शेप है, एक परफेक्ट उसकी ज्योमेट्री है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है, एक परफेक्ट पार्टिकल्स को अरेंज करने के बाद एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिलता है। जब हम पार्टिकल्स को उनकी उनकी जगह पे रख देंगे, वो पार्टिकल जब एक साथ अरेंज हो जाएंगे, वो जो पूरा तैयार होगा ना बेटा, उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। सो क्रिस्टल लैटिस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्यों लिखा है मैंने, पार्टिकल्स हो गया है, वो स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करना। ये पार्टिकल्स आयन्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल होंगे। कब, आयनिक सॉलिड उठाओगे तो वहां आयन्स होंगे। अगर कोवेलेंट सॉलिड उठाएंगे तो क्या वहां पे एटम्स होने वाले हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब बात करते हैं लास्ट, कौन सा है हमारा, मेटालिक सॉलिड, उसमें मेटल के आयन्स होंगे, राइट। पर क्या पार्टिकल्स कुछ भी हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो मेटल के एटम्स हो या आयन्स हो, क्या उनका एक परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट देखने मिलेगा हमें, बिल्कुल। और उस ऑर्डरली अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। पर जब हम ये बात कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट विल बी इन 2D, 2 डायमेंशन में। पर जब हम 3D में चेक करेंगे वो कैसा दिख रहा है, उस सॉलिड को अंदर से जब ऐसे जूम करके देखेंगे, बारीकी से चेक करेंगे कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है भाई, कौन सा शेप तैयार हो रहा है, ये क्या बन रहा है, उसे बोलेंगे 3D पैकिंग। ठीक है, 3D में चेक करना है। 3D में जब आप पार्टिकल्स को अरेंज हुआ हुआ देखोगे, जो भी आपके सामने स्ट्रक्चर आएगा दैट इज क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट है, अब देखो मान लो एक जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, क्या बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट बाय ईंट हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं और फिर जाके एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। पर उस बिल्डिंग में क्या हम एक पर्टिकुलर, अगर मैं ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, इस पूरी बिल्डिंग में क्या अलग अलग रूम्स होंगे जो रिपीट हुए होंगे, ठीक है। अब ये रूम्स को अलग अलग रिपीट करके जोड़ने से क्या बना है, क्या इस रूम को पूरा रिपीट कर देने से ही पूरा हमारा बिल्डिंग तैयार हुआ है, राइट। अब बताओ, जो आपकी बिल्डिंग तैयार हुई वो किसके वजह से हुई, क्या इन रूम्स को हमने एक एक करके ऐसे रिपीट किया अलग अलग डायरेक्शन में, ये लगाए रूम, ये लगाए रूम, ऊपर रूम, नीचे रूम, क्या हर तरफ से वो रूम्स रिपीट हुए तो एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार हुआ है। सेम वे पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जब आपको तैयार करना होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो रिपीट होता हुआ दिखता है, और उस एक रिपीटिंग यूनिट को हम बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलना है उसको, हमें यूनिट सेल बुलाना है। पर्टिकुलर पूरा जो स्ट्रक्चर है 3D में दैट इज क्रिस्टल लैटिस। उस क्रिस्टल लैटिस को बनने में जो पार्ट बार बार रिपीट हुआ है, ये आपस में जुड़ा है, साथ आया है, उस इंडिविजुअल रिपीटिंग यूनिट को बोला जाएगा यूनिट सेल। सो क्रिस्टल लैटिस बिल्डिंग के साथ कंपेयर करो, यूनिट सेल उस बिल्डिंग का एक रूम जो बार बार रिपीट हुआ है, जिसके वजह से क्रिस्टल लैटिस तैयार हुई है, दैट इज यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर क्या होंगे, अब एक रूम बनाते हैं,
क्या उस रूम में अलग अलग कंपोनेंट्स होते ही हैं, राइट? कहीं पे हमने कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, राइट? सो वो यूनिट सेल को भी समझना पड़ेगा हमें। जब हम एक बार यूनिट सेल को समझ लेंगे, क्या पूरा क्रिस्टल लैटिस थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। इसीलिए हमें जो पढ़ना है वो पहले यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेल्स पहले हम क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है? ये नोट कर लिया होगा आपने डेफिनेशन, आई होप। अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे। यूनिट सेल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे मैंने जो दिखाया दैट इज अ क्यूब। आप इस क्यूब को एक यूनिट सेल के बराबर मानो। जब हम ऐसे बहुत सारे क्यूब्स, राइट में क्यूब, लेफ्ट में क्यूब, ऊपर नीचे सारे डायरेक्शन में जब हम इसको रिपीट करेंगे तो क्या एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होगा, वो क्रिस्टल लैटिस होगा। फिलहाल हम किस पे फोकस करें बेटा? एक यूनिट सेल पे फोकस करें। इस यूनिट सेल के जो टाइप्स है बेटा वो होते हैं 4। अब वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? जो पहला टाइप है हमारा वो है, एक सेकेंड, पहला टाइप जो है हमारे पास दैट इज सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहले टाइप की यूनिट सेल कौन सी है? सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये जो हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं बेटा, ये सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में देखने मिलेंगे, राइट? क्योंकि हम टाइप जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल की बात नहीं कर रहे हैं। हम जनरली जो यूनिट सेल के टाइप सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखने के लिए मिलते हैं, उनकी हम कॉमन डिस्कशन करेंगे। पहला टाइप कौन सा है बेटा? सिंपल, जिसे हम प्रिमिटिव भी बोलेंगे। अब सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैंने ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे अगर मैंने सिर्फ पार्टिकल्स को रखा है, कहां पे? जो भी यूनिट सेल होगी, जो भी उसका शेप होगा, फिलहाल ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको? क्यूब जैसा। क्यूब ही होगा क्या? नहीं, अलग अलग शेप्स होते हैं। क्रिस्टल यूनिट सेल, कमरा हर जगह कमरा ऐसा ही होगा, वही है क्या? नहीं, कहीं पे कमरा लंबा हो सकता है, कहीं पे कमरा जो है वो हाइट में ज्यादा होगा, राइट? उसके अकॉर्डिंग रूम का शेप चेंज होता है। सेम वे यूनिट सेल्स भी अलग अलग होंगे। यहाँ पे मैंने जो दिखाया वो एक क्यूब के फॉर्म में दिखाया, समझने में आसान होगा। सिंपल यूनिट सेल्स में चाहे वो कैसी भी यूनिट सेल हो, अब यूनिट सेल मतलब क्या है हमारे लिए? तो कमरा है, राइट? समझ लो, हमने अगर जो भी आपका रूम जिसमें आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो, अगर उस रूम के सारे जो कॉर्नर्स है बेटा, हर कॉर्नर पे अगर मैं एक एक पार्टिकल को रख दूं, तो जो भी वो यूनिट सेल तैयार होती है वो होती है सिंपल या फिर वो होती है हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या फिर प्रिमिटिव। अब जो दूसरी टाइप की यूनिट सेल है बेटा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, क्या बोलना है इसको? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको समझ आ ही रहा होगा, बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या है? उसमें कुछ ना कुछ बॉडी के सेंटर में होगा। इस पूरे रूम के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल को रख दिया, यानी यहाँ पे वो कहाँ होगा? इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में होगा, राइट? मान लो इस क्यूब के सेंटर में एक पार्टिकल रखा है, कॉर्नर वाले हटाए मैंने? नहीं, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहेंगे जैसे थे, सिर्फ बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो यूनिट सेल होगी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की खास बात क्या है बेटा? पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा, सारे कॉर्नर्स के अलावा एक बिल्कुल बीचों बीच होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, इसीलिए बॉडी सेंटर्ड बुलाया। फिर आते हैं थर्ड वाला जो है दैट इज फेस सेंटर्ड। तीसरे टाइप की जो आपकी यूनिट सेल है वो कौन सी है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फिर से क्या होगा? कॉर्नर वाले पार्टिकल्स कहीं नहीं जाएंगे। कितने फेसेस होते हैं क्यूब के बेटा? कमरे के ही चेक कर लो, 2 ये रहे सामने, 2 ऐसे हैं, 4, और एक ऊपर एक नीचे, कितने फेसेस हो गए? 6। हर फेस के सेंटर में बिल्कुल एक एक पार्टिकल रखा हुआ होगा। इस फेस में एक, इस फेस में एक, सामने से एक होगा, एक पीछे से होगा, एक यहाँ नीचे वाले फेस में होगा, एक इधर राइट साइड के फेस में होगा। चेक करो, क्या 6 के 6 फेसेस के बीच में, हर फेस के बीच में आप ऐसा इमेजिन करो, रूम की हर दीवार एक फेस है, उस दीवार के बिल्कुल सेंटर में एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया, वो जो यूनिट सेल बनेगी दैट विल बी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है फोर्थ टाइप का यूनिट सेल, वो होता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सी अगले टाइप की? बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? फिर से कौन से पार्टिकल्स कहीं नहीं जा रहे बेटा?
कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को कहीं पे भी हटाना नहीं है, चाहे वो कोई भी तरह की यूनिट सेल हो, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहेंगे ही रहेंगे। कॉर्नर वालों को मैं फिर से शो कर रही हूँ, ठीक है। अब ये कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं, तो फिर बेस सेंटर में क्या होगा, हमने बॉडी के सेंटर में पार्टिकल लगा दिया, हर फेस के सेंटर में लगा दिया, अब बचता क्या है बेटा, तो बेटा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में सिर्फ कोई भी दो ऑपोजिट फेस उठाओ। ऑपोजिट फेस मतलब ये दोनों सामने सामने के, या ये ऐसे दो फेसेस, या ऊपर और नीचे का फेस, क्या ये ऑपोजिट फेसेस है? कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में जब पार्टिकल लगा होगा, सभी फेसेस के सेंटर में नहीं, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में, तो ऐसे यूनिट सेल्स को बोलना है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स में होता क्या है, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, उनके सेंटर में बिल्कुल पार्टिकल होगा, हर फेस के सेंटर में वो नहीं होगा। ये है हमारे बेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स, ठीक है। तो कितने टाइप के यूनिट सेल्स हुए? 4। सिंपल प्रिमिटिव पार्टिकल्स कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो होंगे ही 8, मतलब अगर हम क्यूब की बात करें तो 8, और एक बॉडी के सेंटर में भी होगा। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर वाले तो रहेंगे ही, हर फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल। बेस सेंटर्ड में कॉर्नर वाले कहीं नहीं जाएंगे, दो कोई भी ऑपोजिट फेस, ये लो ये लो ये लो, कोई भी दो ऑपोजिट फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल। इनमें से ये चारों यूनिट सेल्स हर क्रिस्टल सिस्टम नहीं दिखाता है, कुछ क्रिस्टल सिस्टम सिर्फ सिंपल वाली यूनिट सेल दिखाएंगे। अब देखो, हर बिल्डिंग परफेक्ट नहीं हो सकती, हर बिल्डिंग में हर तरह के शेप्स दिख रहे हैं, हर तरह का कमरा दिख रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या कुछ बिल्डिंग्स में एक ही टाइप का होगा, कुछ बिल्डिंग्स में कमरे 2 टाइप के होंगे, कुछ बिल्डिंग्स में कमरे 3 टाइप के, कुछ बिल्डिंग्स में कमरे 4 टाइप के, सेम। कुछ क्रिस्टल्स में सिर्फ इनमें से कोई एक यूनिट सेल, कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स में इनमें से 2, कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स में इनमें से 3 होंगी, और कुछ ऐसे क्रिस्टल सिस्टम होंगे जिनमें इनमें से चारों के चारों टाइप की यूनिट सेल देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है ये? सो ये नोट करना है फटाफट, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, क्रिस्टल सिस्टम्स के टाइप्स देखने हैं। ये टोटल होते हैं 7, सॉरी कितने टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स है हमारे पास? 7 है। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हमको पढ़ना है। सातों क्रिस्टल सिस्टम्स में क्या बताया मैंने अभी, आप 7 क्रिस्टल सिस्टम मतलब 7 अलग अलग टाइप की बिल्डिंग सोच लो, ठीक है। 7 अलग अलग बिल्डर्स ने बनाई है। 7 अलग अलग बिल्डिंग्स कौन सी है वो नाम यहाँ पे दिए, देखो, क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहिड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ठीक है। इन सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए अलग अलग यूनिट सेल्स होंगे, हर बिल्डर तो हर टाइप का कमरा नहीं बना सकता, ठीक। पहला क्यूबिक में तीनों होते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको परफेक्ट पता होना चाहिए। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स में जब भी कोई क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक होगी तो उसमें 3 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल और प्रिमिटिव होगी पहली, बॉडी सेंटर्ड होगी और फेस सेंटर्ड होगी। यहाँ पे तीनों के डायग्राम्स भी दिए, चेक करो। कॉर्नर पे पार्टिकल सिंपल, कॉर्नर पे भी है और बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी है, बॉडी सेंटर्ड। कॉर्नर पर भी है, हर फेस के सेंटर में भी है, फेस सेंटर्ड। अगला है ऑर्थोरोम्बिक, उसमें चारों भी हैं। मैंने जो स्टार लगाया ये सबसे बढ़िया बिल्डर है। ये क्रिस्टल सिस्टम ऐसी है जिसमें चारों तरह की यूनिट सेल है, मतलब सबसे एक्सपर्ट बिल्डर ऑर्थोरोम्बिक हुआ। चारों यूनिट सेल्स है, देखो यहाँ पे दिखाई है, और देखो क्यूबिक था तो क्यूब दिखाया, ऑर्थोरोम्बिक शेप बदला है ना, करेक्ट। बिल्डर बदल गया तो बिल्डिंग का शेप भी तो बदलेगा ही, हर बिल्डर अपनी तरह से बनाएगा। सारे बिल्डिंग्स के शेप देख लो अलग अलग है, और उन बिल्डिंग्स के अंदर जो कमरे हैं बेटा वो भी अलग अलग है, इसीलिए वो टाइप्स कितने हैं यूनिट सेल के वो यहाँ पे दिए, ठीक है। अब 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम्स है? 7। उन 7 के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली कैसा आता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से यूनिट सेल देखने के लिए मिलेंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ से आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 7 के लिए आपको पता होना चाहिए। ये तीनों देखो, इनमें सिर्फ सिंपल और प्रिमिटिव ही है, ये तीनों एक साथ याद रख सकते हो। और यहाँ पे जो है इनमें से मैंने स्टार किसको दिया है? बढ़िया वाला बिल्डर, ऑर्थोरोम्बिक चारों है, ठीक। क्यूबिक वाला हम आगे भी डिस्कस करेंगे, 3 ही है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड।
बचते ये दोनों बेटा, ये दोनों में आपको याद करना पड़ेगा, टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में, ठीक है। शेप कोई नहीं पूछेगा, पर कौन से क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट सेल है या नहीं है वो पूछा जाएगा, तो वो आपको सबके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ब्रावाइस लैटिस क्या होता है, देखो बेटा, सातों क्रिस्टल सिस्टम्स के अगर मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल्स ऐड कर दूं, क्यूबिक के कितने हैं 3, ऑर्थोरोम्बिक के 4, टेट्रागोनल के 2, मोनोक्लिनिक के 2, ठीक है। इन तीनों का एक 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 है, कितना हुआ टोटल चेक करो, 3 + 4 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14, टोटल ब्रावाइस लैटिसेस 14 है। अब ब्रावाइस लैटिसेस क्या है बेटा, सातों क्रिस्टल सिस्टम्स के अलग अलग यूनिट सेल्स कितने कितने हैं, अब हर एक में तो सारे नहीं है, कितने हैं टोटल मिला के, तो वो 14 है। कितने टाइप के कमरे हैं बेटा, 14 टाइप्स के कमरे, 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स है हमारे पास। अब आपके पास कोई भी सॉलिड आएगा, क्या उस सॉलिड में इन 7 में से कोई एक क्रिस्टल सिस्टम ही होगी उसके, बिल्कुल, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्या इन 14 में से ही कोई एक टाइप की यूनिट सेल होगी उसमें, बिल्कुल, और कुछ नहीं है इसके अलावा, बस यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और उनके 14 ब्रावाइस लैटिसेस होंगे, दैट्स इट। अब चलता है आगे, ये चार्ट आपके बुक में भी है, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके क्यूबिक सिस्टम, इससे आगे जो पूरा स्टडी है बेटा वो क्यूबिक सिस्टम के बारे में। क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन से पार्टिकल्स, कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं बेटा, 3 ही है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, करेक्ट। इसमें बेस सेंटर्ड यूनिट सेल आती नहीं है। पहले वाली मान लो मुझे बनानी है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ होंगे बेटा, क्या पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पे रखेंगे सिर्फ, और इसके अलावा कहीं होंगे नहीं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को और क्या बोलोगे, क्या इसे हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव का मतलब ये होता है सिंपल। कितने पार्टिकल्स है बेटा, 8 पार्टिकल्स है, ठीक है। पर एक बात बताओ, अगर आप क्यूबिक रूम इमेजिन करो, उस रूम के कॉर्नर पे एक पार्टिकल रखा है, वो पार्टिकल कोने पे है ना, पूरा अंदर नहीं है, कोने पे है, कोने पे है, तो बताओ ऐसे कितने कमरों में शेयर हो रहा होगा, ये कमरा, पास वाला कमरा, ऊपर वाला कमरा, साइड वाला कमरा, ऐसे करते करते टोटल 8 रूम्स में ये शेयर होगा। तो इस यूनिट सेल के अंदर, इस कमरे के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ बताओ, 1/8। कितना है कंट्रीब्यूशन बेटा, 1/8। जब भी आप किसी क्यूबिक सिस्टम की बात करते हो, कोई भी यूनिट सेल ले लो, सिंपल लो, बॉडी सेंटर लो या फेस सेंटर लो, जब भी हम किसी रूम के कोने पे कोई पार्टिकल रखेंगे, वो कोने का पार्टिकल 8 पास के कमरों में, इस कमरे में मिला के ऐसे 8 कमरों में शेयर हो रहा होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर तो 1/8 हुआ ना, हर रूम में 1/8 1/8 1/8 1/8, ऐसे करके वो एक पार्टिकल 8 हिस्सों में बढ़ गया। अब टोटल ऐसे कितने कॉर्नर वाले पार्टिकल है बेटा, 8, और 8 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8 1/8। तो बताओ इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल अगर मैं पार्टिकल देखूं तो वो 8 हुए, या 8 का कंट्रीब्यूशन पकड़ के 8 × 1/8 यानी कितने होने चाहिए पार्टिकल्स, क्या वो एक ही पार्टिकल होगा, दिख तो 8 रहे हैं पर है कितना, एक। सेम मान लो पूरा बैठ के मन से पढ़ रहे हो, कंट्रीब्यूशन पूरा है 100%, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ ध्यान हर जगह भटक रहा है, अब वो इधर कितना ध्यान है वो कैसे निकालेंगे, क्या उसके लिए देखना पड़ेगा कितनी जगह पे ध्यान डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम 8 पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे ही है, राइट। 8 पार्टिकल्स जो शेयर हो रहे हैं वो 8 कमरों में हो रहे हैं, उनका ध्यान उधर भी है इधर भी है, तो इस कमरे में कितना ध्यान है बेटा, 8 पार्टिकल का 1/8 करके टोटल पार्टिकल आया 1। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, क्या पार्टिकल्स कॉर्नर पर होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूं। अब देखो हम दिखाते हुए पार्टिकल्स को कितना दूर दिखा रहे, एकदम खुला खुला, राइट। सॉलिड है भाई, पार्टिकल्स पास होंगे, पर उतना बड़ा दिखाऊंगी तो यहाँ खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए वो नहीं करी। पार्टिकल्स कोने पे है और एक पार्टिकल कहाँ होगा, बॉडी सेंटर पर भी होगा। अब बताओ कितने हुए पार्टिकल्स, दिखते हुए 9 दिखाई दे रहे हैं, पर फिर से 8 कॉर्नर वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 8 पार्टिकल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस जो बीच में बैठा है बेटा, अगर मैं एक पार्टिकल को यहाँ कमरे के बीच में रख दूं, कमरे के बीच वाला पार्टिकल तो कहीं और शेयर हो रहा है क्या, नहीं, वो तो पूरा इधर ही है, उसका पूरा शिद्दत है
इसी रूम के लिए वो शिद्दतली यहाँ पे ही बैठा है, ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 हुआ। 8 पार्टिकल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला दे 1/8 करके तो एक पार्टिकल, बॉडी सेंटर में बैठा हुआ एक, ऐसे टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए 2, राइट। ये किसके लिए, कौन सी वाली यूनिट सेल है ये, हमारी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे क्या बोल सकते हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैं क्यूबिक बोल रही हूं मतलब मैं सिर्फ क्यूबिक सिस्टम की बात कर रही हूँ। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। अब आते हैं FCC पे। FCC क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा बताओ, क्या पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे क्यूब के, बिल्कुल होंगे। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से कितना, 1/8 1/8 1/8, ठीक है। दिखते हुए 8 पार्टिकल दिख रहे हैं पर होंगे 1 के बराबर, राइट। क्या हर फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल रखना होगा हमको, ठीक है, और हर फेस के सेंटर में भी एक एक पार्टिकल है। अब 8 जो कॉर्नर वाले उनका कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से 1/8 प्लस, अब फेस सेंटर वालों की बात करते हैं। कमरे की जो दीवार है उस दीवार के सेंटर में एक पार्टिकल है, क्या वो आधा इधर और आधा पास वाले कमरे में भी झांक रहा होगा, इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है। कितना हुआ कंट्रीब्यूशन बेटा, इधर आधा उधर आधा, क्या फेस सेंटर वालों का कंट्रीब्यूशन हाफ हुआ। कितने पार्टिकल्स दिख रहे हैं फेसेस के सेंटर पे, एक कमरे के कितने फेस है 6, फेस सेंटर पे जितने फेसेस उतने सेंटर्स हैं, कितने हुए 6 हुए ना, और हर एक का कंट्रीब्यूशन अगर हम हाफ हाफ देखें तो टोटल पार्टिकल्स 1 + 3 क्या 4 होने चाहिए। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 आते हैं। अब वो 4 नहीं है, दिखते हुए कितने दिख रहे हैं, कॉर्नर वाले 8 और फेस के सेंटर वाले 6, 14 होने चाहिए पर है कितने 4 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह का जो अंदाजा है ये पूरा अच्छे से लिख लेना। आपको क्यूबिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बाकी क्रिस्टल सिस्टम्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्यूबिक सिस्टम के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के लिए, तीनों के लिए भी सारे जो फैक्टर जरूरी हैं, ठीक है, क्या क्या जरूरी है देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 1 2 4, इनका A और R का रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। A मतलब होता है, बता देती हूं A क्या है। मान लो अगर आपने एक क्यूब लिया है, क्या क्यूब के सारे जो साइड्स है वो इक्वल होंगे, और उन साइड्स की, उन एजेस की, क्यूब के एक साइड को क्या बोलेंगे हम, एक एज बुलाएंगे, EDGE। हर एज की, हर साइड की एक लेंथ होगी, उसे हम बोलेंगे एज लेंथ A। ये जो A दिया है यहाँ पे बेटा ये वही है, A क्या है, A मतलब वही एज लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। A यहाँ पे एज लेंथ होगा, मतलब उस क्यूब की जो लेंथ है, एक साइड की लेंथ, वो एज लेंथ A होगी। और जब हम इस इधर पार्टिकल को रखेंगे, क्या उस पार्टिकल का मतलब वो कोई एटम है, कुछ भी है, आयन है, क्या उसकी एक रेडियस होगी, उस रेडियस को दिखाया R से। तो अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए R मतलब उस यूनिट सेल के अंदर बैठे हुए पार्टिकल की रेडियस R, और उस क्यूब की जो साइड की लेंथ है A, इनके बीच का रिलेशन यहाँ पे तीनों यूनिट सेल्स के लिए दिया है। सिंपल क्यूबिक के लिए R होता है A/2, बॉडी सेंटर के लिए R होता है √3/4A, क्यूब फेस सेंटर के लिए वो होता है √2/4A। तीनों के लिए पता होना चाहिए। फिर वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का वॉल्यूम, स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, πr³ से, करेक्ट। पर यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है क्या वो आपको A के टर्म्स में दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, R और A का रिलेशन तो पता है, ये बताओ यहाँ से एक R कितना हुआ A/2, अगर मैं यहाँ R की जगह A/2 रख के उसका क्यूब करूंगी तो क्या मुझे यही मिलने वाला है, समझ गए। तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम दी है किसकी है, एक पार्टिकल की, एक पार्टिकल की, एक पार्टिकल यानी एक स्फीयर जिसकी वॉल्यूम है 4πr³ है, ठीक है, 4/3 πr³, करेक्ट। और उसको फिर हम आगे R के साथ कनेक्ट करके, मतलब R की जगह A की जो वैल्यू है, R को A के टर्म्स में लिख के, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स कितना होगा, एक पार्टिकल का वॉल्यूम मिल गया, सिंपल क्यूबिक में एक ही पार्टिकल है तो वो बराबर ही होगा। बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम इतना है, 2 का कितना होगा। यहाँ 4 पार्टिकल्स है, एक का वॉल्यूम इतना है तो चारों का कितना होगा,
इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 कर सकते हैं। क्या वो आपको सारे पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने अगर इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स को रखना शुरू किया है ना, इन पार्टिकल्स को रखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या पार्टिकल्स पूरे ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे, मतलब बिना किसी गैप के? अब अगर स्क्वायर होता तो हम ऐसे पैक कर लेते है ना, बताओ, स्क्वायर स्क्वायर होते पार्टिकल्स तो वो बहुत पास पास पैक होते, कोई गैप रहता बीच में? नहीं। पर जब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर ऐसे स्फेरिकल पार्टिकल्स है, स्फेरिकल पार्टिकल्स आपस में कितना भी क्लोज आए, क्या बीच में कोई ना कोई खाली जगह रहेगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, वॉइड बोलेंगे। ये जो एम्प्टी स्पेस है मतलब वॉइड। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। वो एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज यहाँ पे दिया है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इतनी जगह खाली होती है। और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जो जहां पे जितनी जगह में पार्टिकल्स पैक हो चुके हैं, मतलब एक पार्टिकल्स, एक यूनिट सेल इमेजिन करो, एक कमरा, उसमें हमने पार्टिकल्स को रख दिया, कॉर्नर पे रखा, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में रखा, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर्स में भी रखा। पर उन पार्टिकल्स को रखने के बाद वो सारे एक पूरी जगह नहीं ऑक्यूपाई करेंगे। क्या करेंगे वो, बीच बीच में उन पार्टिकल्स के इस पूरे यूनिट सेल की मिला के कुछ परसेंटेज जगह ऑक्यूपाइड होगी पार्टिकल से, और कुछ जगह बीच में एम्प्टी भी होगी। उस एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज हर एक के लिए दिया है, और परसेंटेज है मतलब वो 100 में से निकाला होगा। तो जितनी जगह ऑक्यूपाइड है, क्या 100 में से माइनस कर देंगे तो खाली जगह मिल जाएगी। सिंपल क्यूबिक में ऑक्यूपाइड कितनी है, 52.4, खाली कितनी हो गई, 100 में से माइनस कर दो। बॉडी सेंटर में ऑक्यूपाइड ज्यादा है, देखो 68%, इससे ज्यादा है ना, 68 ऑक्यूपाइड है, तो खाली कितनी हुई, 32। इधर कितनी ऑक्यूपाइड है, 74, खाली कितनी होगी, 26। ठीक है, तो इन तीनों यूनिट सेल्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है पार्टिकल्स कितने अच्छे से पैक हो रहे हैं, उनके बीच में पैकिंग कितनी जगह ले रहे हैं वो पैक होते हुए, वो परसेंटेज में निकाला जाता है। आगे फॉर्मूला होगा उसको बता दूंगी। और एम्प्टी स्पेस के लिए क्या करना है आपको, एम्प्टी स्पेस यानी 100 में से माइनस कर दो, जो भी बचा हुआ परसेंटेज आएगा वो आपका एम्प्टी स्पेस होगा। ठीक है, सो और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, मान लो ये पार्टिकल है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल है और दूसरा ये वाला पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को मान लो, अगर मैं और एक पार्टिकल यहाँ पे दिखा रही, ठीक है, ये एक और इधर और एक पार्टिकल। अब ये जो सेंटर में पार्टिकल है जिसमें मैंने डॉट लगाया, ये कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ दिख रहा है, क्या 1 2 3, 3 से जुड़ा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बोलूंगी 3 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक पार्टिकल कितने एटम से डायरेक्टली जुड़ा है। सिंपल क्यूबिक में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बॉडी सेंटर वाले में, जो बॉडी के सेंटर में है, कॉर्नर वालों का तो अभी भी 6 ही होगा, पर जो बीच में बैठा है बॉडी के सेंटर में, क्या वो घर का हेड मान लो, उसको तो 8 के साथ कोऑर्डिनेट करना है ना, इससे भी करना पड़ेगा, एक किसी के साथ भी बिगाड़ेगा तो इसको ही निकालेंगे बाहर पहले, तो कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। जो फेस के सेंटर में बैठे होते हैं बेटा, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पहला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर ये आप तो कभी भी निकाल सकते हो, एक वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल को एक स्फीयर के वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे 4/3πr3, और उसके बाद वहां पे r और a का रिलेशन डाल देंगे तो आपको a के टर्म्स में कभी भी फॉर्मूला मिल जाएगा। सही है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल्स की मिला के कितनी वॉल्यूम होगी, एक की तो मिल ही चुकी है, जितने जितने पार्टिकल्स उतना उतना मल्टीप्लाई करके आगे वो भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ये फटाफट नोट करना है, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिख लो, अच्छे से लिखना है। अब चलते हैं आगे। आगे अभी हमें क्या देखना है, सो डेंसिटी का एक फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वैसे परसेंटेज वाइज आपने अभी पैकिंग एफिशिएंसी तो हमने निकाल ही ली है, करेक्ट, सिंपल क्यूबिक की भी, बॉडी सेंटर्ड की भी और फेस सेंटर्ड की भी, राइट। पर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में ही मिलेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स। पैकिंग एफिशिएंसी क्या बताती है हमको, कि उस यूनिट सेल में कितने अच्छे से पार्टिकल्स ने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है।
पर वो किसमें से ऑक्यूपाई कर रहे हैं बेटा? क्या वो एक पूरे यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कुछ बच रहा है ना? तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? इसे आप परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी भी बोल सकते हो। जितनी पार्टिकल्स ने टोटल वॉल्यूम, टोटल लिख देती हूँ, एक पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, जितने भी पार्टिकल्स है सब पार्टिकल्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया टोटल वो लेंगे, और नीचे पूरे यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है ना वो ले लेंगे। किसकी वॉल्यूम लेनी है नीचे? यूनिट सेल की। और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसे हम पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जितना पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या होगा कि उतना ज्यादा पार्टिकल्स ने जगह ऑक्यूपाई की है, और क्या खाली जगह उतनी कम कम होती जाएगी? तो बताओ सबसे अच्छी पैकिंग कहाँ है? सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, या फेस सेंटर्ड? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना है? 74%, खाली सिर्फ 26%। ठीक, अगला है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी कैसे निकालोगे बताओ मुझे? क्या डेंसिटी जो है यूनिट सेल की डेंसिटी है, ठीक है? किसकी डेंसिटी की बात हो रही है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो भी किसकी है? यूनिट सेल की। डेंसिटी भी किसकी है? यूनिट सेल की। कैसे निकालोगे? यूनिट सेल का मास अपॉन क्या लेंगे ऊपर? डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। किसकी यूनिट से किसकी डेंसिटी फाइंड कर रहे हो बेटा? यूनिट सेल की। तो जो मास होगा वो भी किसका होगा? यूनिट सेल का मास होगा। वॉल्यूम होगा वो भी किसका होगा? यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। अब बताओ यूनिट सेल का वॉल्यूम मतलब क्यूब है, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो सिंपल हो, बॉडी सेंटर्ड हो, या फेस सेंटर्ड हो, है तो क्यूबिक। क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्या हम ए क्यूब से निकालेंगे? वॉल्यूम नीचे ले लिया। यूनिट सेल का मास कैसे फाइंड करोगे? क्या आप यूनिट सेल का अगर आपको मोलार मास मिल जाए, एक पार्टिकल का मास कितना है? चलो बताओ, एक पार्टिकल का मास कैसे निकालोगे? एक पार्टिकल का क्या फाइंड कर रहे हैं हम? मास। एक पार्टिकल का मास कैसे निकालोगे? अगर आपको जो भी सॉलिड है उसका मोलार मास दे दूं, मोलार मास मतलब एक मोल का मास, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा? एवोगाड्रोस नंबर जितने। तो उसमें से एक पार्टिकल का मास कैसे मिलेगा? क्या हम उस सब्सटेंस का मोलार मास कैपिटल एम ले लेंगे? मोलार मास का मतलब है एक मोल का मास। एक मोल का मास यानी एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स, मतलब Na पार्टिकल्स का टोटल मास हुआ वो। तो अगर मुझे एक पार्टिकल का मास चाहिए तो क्या मैं उस मोलार मास को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर लूंगी? एक पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का मास मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मास पूरे यूनिट सेल का चाहिए। अब बताओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा कितना पार्टिकल होगा? एक ही। बॉडी सेंटर्ड में ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे? दो। तो टोटल दोनों पार्टिकल्स का मास मुझे यहाँ लेना पड़ेगा ना। दोनों पार्टिकल का जितना मास आएगा क्या वही यूनिट सेल का मास होगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें कितने पार्टिकल्स बैठे बेटा? टोटल 4। कंट्रीब्यूशन वगैरह सब पकड़ के, ठीक है? आपको वो 14 पार्टिकल्स को याद नहीं करना है। अब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स 14 नहीं 4 ही याद रखोगे। उन 4 पार्टिकल्स का मास जो होगा क्या वही पूरे यूनिट सेल का आएगा? 4 पार्टिकल्स का मास कैसे मिलेगा? क्या ये एक पार्टिकल का है इंटू 4? अब बताओ अगर मैं तीनों यूनिट सेल के लिए जनरल लिखना चाहती हूँ, तीनों यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है, तो मैंने n पार्टिकल्स का पूछ लिया। n पार्टिकल्स का मास कितना होगा? एक पार्टिकल का मास है m/na, तो एक n पार्टिकल्स का n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे टोटल मास कितना आ जाएगा? क्या यूनिट सेल का मास मतलब उन n पार्टिकल्स का मिला के जो मास होगा वही हुआ? n इंटू m/na। ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड करनी होगी तो यूनिट सेल की डेंसिटी को फाइंड करने के लिए n मतलब क्या लोगे? n मतलब उस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है वो ले लेना। अगर सवाल सिंपल क्यूबिक पे होगा तो पार्टिकल एक होगा, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है? अगर सवाल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे होगा n कितना होगा? फिर 2 होगा। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे सवाल आएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होंगे, वो यहाँ पुट कर सकते हो। m क्या है यहाँ पर? मोलार मास। जो भी सब्सटेंस आपको दिया है उसका मोलार मास यूजुअली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं होगा तो वो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको पता ही हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। Na कितना है? एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट? A क्या है आपकी? उस यूनिट सेल की जो भी एज लेंथ होगी वो
और वो एज लेंथ का क्यूब करना है। ये न्यूमेरिकल्स होते आसान है, बट अगेन कैलकुलेशंस में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि क्यूब वगैरह करना है ना। तो अगर इसमें से कोई, अब कितने टर्म्स है देखो, डेंसिटी है किसकी, यूनिट सेल की, नंबर है पार्टिकल्स का 1 to 4, यूनिट सेल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मोलार मास दिया होगा ए क्यूब, एज लेंथ का क्यूब, Na एवोगाड्रोस नंबर, फिक्स्ड वैल्यू। इनमें से वो कोई भी एक आपको फाइंड करने को बोल सकते हैं, हो सकता है डेंसिटी भी दी हो और इनमें से कुछ पूछा हो, सब्सटेंस का मोलार मास पूछ लेंगे, बाकी सब दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये नोट कर लो, ये डेरिवेशन है। मान लो यहाँ जो डेंसिटी होगी ये आप मोलार मास किस में होगा, ग्राम पर मोल में, राइट। और उसके बाद ए जो है एज लेंथ, ये आपकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एवोगाड्रोस नंबर छोड़ो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी छोड़ो, मोलार मास है, डेंसिटी जो मोस्टली हम निकालेंगे किस यूनिट में निकालेंगे, ग्राम पर ml, और ग्राम पर ml कोई क्या बोल सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा यूनिट आ रहा है देखो, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है ना, सेंटीमीटर क्यूब में है मतलब आपको एज लेंथ सेंटीमीटर में ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे कन्वर्जन लग सकता है, एज लेंथ जो है हो सकता है वो पिकोमीटर में दे दे, हो सकता है एंगस्ट्रॉम में दे दे, आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर, करेक्ट। सेंटीमीटर में करना चाहे तो क्या वो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो क्या वो 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 पिकोमीटर यानी कितने सेंटीमीटर है, 10⁻10। फिर क्या है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, क्या 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, पर हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्या हम यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर हुआ फिर, 1 एंगस्ट्रॉम ये 10⁻8 सेंटीमीटर होगा। जो भी पावर है वो 2 से कम हो जाएगी, है ना। -12 का -10 हो गया, -10 का -8 हो गया। ये कन्वर्जन्स पे ध्यान देना। इस प्रॉब्लम में एक ही दिक्कत आती है, कन्वर्जन नहीं किया तो आंसर गलत, और दूसरी जो दिक्कत आएगी दैट इज क्या बोल रहे थे हम, यूनिट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल के अकॉर्डिंग सही से चूज कर लोगे तो और कोई दिक्कत यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। डन है, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आएंगे, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिले हैं, इसीलिए मैंने वो यहाँ पे आपके इंक्लूड भी किए हैं। आपको क्या करेंगे, वो किसी भी मेटल का एग्जांपल दे देंगे, उसका वेट दे दिया जाएगा x ग्राम्स, और उसमें कितने पार्टिकल्स है वो फाइंड करने को कहेंगे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। x क्या है, जो भी वो मेटल है उसका मास होगा ग्राम्स में, n यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे, फिर रो क्या है आपका, डेंसिटी, और a क्यूब मतलब एज लेंथ का क्यूब, मतलब ही वॉल्यूम की बात हो रही है। डायरेक्टली ये टर्म्स दिए होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी होंगे वो आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो मिल जाएगा, सब कुछ दिया होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर पूछ लिए। सेम मेटल का मास दिया होगा x ग्राम्स, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, जितना ग्राम दिया होगा वो आपका x होगा, पर उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, उसमें कितने यूनिट सेल्स है, ऐसे सवाल यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब x ले लेना फिर से, यानी उसका मास जितना भी दिया है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स के लिए रो डेंसिटी ले लेना, a क्यूब यानी उसका वॉल्यूम एज लेंथ का क्यूब कर लेना। क्या गायब हुआ, n गायब हो गया ना सिर्फ, क्यों, n यानी एक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो n है, अगर आप n से डिवाइड कर लोगे तो क्या आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएंगे, n कैंसिल होके यही बचेगा, ठीक है। लास्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम मेटल, ये सेम आ गया है फॉर्मूला। यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रही हूँ, आपको मेटल का वो हो सकता है वो मास ना देते हुए वॉल्यूम वाला भी फॉर्मूला है, आपको वॉल्यूम का, अच्छा चलो बता देती हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है x, वॉल्यूम कितना है a क्यूब, है ना। अब बताओ फिर डेंसिटी ये मास अपॉन वॉल्यूम है, x अपॉन a क्यूब है, क्या हम x अपॉन वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम आपको दिया हुआ होगा, राइट, हमें वॉल्यूम v लेना है, जितना भी सवाल में वॉल्यूम दिया है v, वो मेटल का मास जो होगा वो x है,
अब बताओ वॉल्यूम कितना हो गया फिर? क्या वॉल्यूम को हम x बाय रो की जगह रख सकते हैं? अब इसी फॉर्मूला में चेंज कर दो, x अपॉन रो, मास अपॉन डेंसिटी। क्या ये मास अपॉन डेंसिटी मतलब ये वॉल्यूम हुआ? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूम अपॉन a क्यूब कर सकते हैं ना। क्या हमें यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाएंगे? अगर आपको मेटल का मास दिया होगा ग्राम्स में, ये फॉर्मूला यूज करना। वॉल्यूम दिया होगा तो मास अपॉन डेंसिटी वैसे भी वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम को a क्यूब से डिवाइड कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स वैसे भी मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब, टोटल वॉल्यूम मेटल का जितना भी है उसमें कितने यूनिट सेल फिट होंगे? फिर टोटल वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम a क्यूब से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये नोट करने हैं फॉर्मूले, याद भी करने हैं, सिर्फ नोट करके छोड़ नहीं देने हैं। डायरेक्टली सवाल आते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब जो है वो है सॉलिड्स में पैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके जिस जिस पार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये वाला पार्ट होगा, और उसके सारे चीजें मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से नोट किए। पहले आप ये चार्ट को ऑब्जर्व करो, हम कंटिन्यू करेंगे फिर इसके डिस्कशन के साथ। सो अब देखो, जो सॉलिड्स में पैकिंग होती है ना, पैकिंग मतलब पार्टिकल्स को कॉम्पैक्टली अरेंज करना। अब वो जो पैकिंग है वो हम स्टडी करते हुए पहले एक डायमेंशन में करेंगे, फिर उसको 2 डायमेंशंस में समझेंगे, और फिर उसको 3 डायमेंशंस में समझेंगे, राइट। सो यहाँ पे पैकिंग के जो टाइप्स दिए वो उसी के बेसिस पे दिए। पैकिंग कितने टाइप्स की आपकी? 1D पैकिंग है, 2D पैकिंग है और 3D पैकिंग। जो 1D पैकिंग है दैट इज लीनियर। इसके लिए सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, क्या है? जब भी हम लीनियर पैकिंग की बात करेंगे, लीनियर पैकिंग का मतलब है पार्टिकल्स एक लाइन में पैक किए हुए। 1D पैकिंग में तो यही समझ आएगा, 2D और 3D देखोगे तो समझ आएगा एक्चुअल थिंग। 1D पैकिंग में एक डायमेंशन में पार्टिकल्स लीनियरली दिखेंगे। एक पार्टिकल को अगर हम देखते हैं, बताओ एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में? 2। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हर पार्टिकल का फिर 2 होना चाहिए? लीनियर 1D पैकिंग के लिए सिर्फ इतना जरूरी है, खत्म। फिर चलता है 2D पैकिंग पे। 2D क्लोज पैकिंग में आपके 2 तरह के क्लोज पैकिंग्स ऑब्जर्व होंगे सॉलिड्स में। स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP भी बोल सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP बोल सकते हैं। क्या नाम है देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम SCP बोल सकते हैं, और ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसे हम HCP बोल सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखो, ये AA टाइप का है और ये ABAB टाइप का है, ठीक है। अब AA टाइप का मतलब क्या है देखो, मान लो मैंने ये एक लेयर रखी, उसके ऊपर दूसरी लेयर मैंने सेम अरेंज कर दी, तीसरी लेयर बहुत उसके ऊपर सेम अरेंज हो रही है। क्या सारे लेयर सेम दिख रहे हैं? इसीलिए AA टाइप। ABAB में क्या होगा, ये पहले नीचे वाली लेयर है मान लो, ठीक है। अब जो दूसरी लेयर हम रखेंगे ना, वो दूसरी लेयर बिल्कुल इसके सेम नहीं, इसके जैसी नहीं, इसके गैप्स में रख देंगे। फिर जो तीसरी लेयर आएगी वो फिर से उसके नीचे वाली लेयर जैसी होगी, मतलब A जैसी। अब यहाँ पे A, ठीक है, तो इसे मैं बोलूंगी A, ये B, फिर A, फिर B। क्या वो AB टाइप का हुआ? इसीलिए वो नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी A टाइप है, इससे क्या समझ आ रहा है? सारे लेयर सेम। AB मतलब एक लेयर सेम, फिर एक अलग, फिर एक सेम, फिर एक अलग। पहली और तीसरी मैच हो रही होगी, सेकंड और फोर्थ मैच होगी, ऐसे हर ऑल्टरनेट लेयर यहाँ पे मैच होने वाली है। यहाँ क्या है? ABC, पहली दूसरी तीसरी लेयर अलग अलग होंगी, C तक अलग, फिर से रिपीट होना शुरू होगी, पहली लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, फिर रिपीट होगी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर, इसलिए ABC टाइप, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी AB टाइप को हेक्सागोनल क्लोज पैक बोला, यहाँ पे भी AB को हेक्सागोनल क्लोज पैक बोला है। 2D में 2 है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। AA वाला स्क्वायर है, AB वाला HCP है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको भी पता है, ये देखो यहाँ पे एक पार्टिकल रखते हैं, इस पार्टिकल के पास में कितने होंगे? देखो ये 4 होंगे ना पार्टिकल्स ऐसे, ठीक है, 4 पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब है एक पार्टिकल 6 अलग अलग पार्टिकल्स के डायरेक्ट टच में रहेगा, ठीक। नेक्स्ट अब आता है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग को हम क्लोज पैकिंग बोलेंगे। 1D को लीनियर, 2D को प्लेनार और 3D को क्लोज पैकिंग बोला जाता है जब आप 3 डायमेंशंस में स्टडी करोगे। 3D में 3 है बेटा,
देखो 1D में 1, 2D में 2, 3D में 3, 3D में 3, ABC ABC। नाम क्या है देखो, ए वाला सिंपल क्यूबिक बोलेंगे, एबी वाले को एचसीपी बोलेंगे। अब बोलोगे मैम वो भी एचसीपी ये भी एचसीपी, कैसे पता चलेगा? बेटा एचसीपी में हम इस वाले को बोल सकते हैं एचसीपी 2D और इस वाले को बोल देंगे एचसीपी 3D, खत्म। ये एचसीपी 2D वाला, ये 3D वाला। इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो 12, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां जो मेन है जिस पे सवाल आते हैं वो है ये वाला पार्ट, ये और ये। क्या दिख रहा है? अलग अलग मेटल्स जब हम उनको 3D में पैक होता हुआ देखेंगे, हर मेटल 3 में से कोई भी पैकिंग में दिखेगा, राइट? पोलोनियम कौन से टाइप की पैकिंग दिखाता है? सिंपल क्यूबिक। मैग्नीशियम और जिंक 3D में कौन सी पैकिंग दिखाते हैं? बॉडीज HCP 3D वाला। और जब आप कॉपर और सिल्वर की बात करोगे 3D पैकिंग में, तो वो दिखाते हैं कौन सा? आपका CCP। CCP का फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में फर्क है, HCP CCP में फर्क है। HCP क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक। CCP होता है क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक जो है वो आपके 3D में आता है। इसी को FCC जो हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा ना, ये लगभग वही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी लेयर है बेटा, ये मेन पॉइंट याद रखना, हो सकता है ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स में आए, इसलिए मैंने उसको यहाँ हाईलाइट किया। इन दोनों के केस में, HCP और CCP के केस में, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही और क्या बोला जाता है? सिंपल क्यूबिक मत समझ लेना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला है तो मतलब यही वाला याद रखना। सिंपल क्यूबिक होगा तो ये, ठीक। CCP और HCP में क्या है देखो, जो तीसरी लेयर होती है HCP में, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर होती है। वॉइड क्या है? खाली जगह। वॉइड के 2 टाइप्स होते हैं, वो अगली स्लाइड पे होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी आप उसके ऊपर फिलहाल ध्यान दो, वॉइड आगे समझ आ जाएगा। 2 टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जब तीसरी लेयर रखी जाती है HCP में, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखी जाती है, पर CCP में वही तीसरी लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अरेंज्ड होती है। ये डिफरेंस में पूछा जा सकता है या करेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए उसको हाईलाइट किया। सो ओवरऑल क्लोज पैकिंग के टाइप्स कितने हैं? 3। इसमें जिस पे सवाल ज्यादा आए हैं वो ये है बेटा, कौन सा मेटल क्रिस्टलाइज होते हुए कौन सी पैकिंग दिखाता है? बोलेंगे कि डस सिल्वर क्रिस्टलाइज इन CCP, हाँ। डस सिल्वर क्रिस्टलाइज इन HCP, नो। क्लियर है? सो आपको सारे ये मेटल्स आपके टेक्स्ट बुक के उठाए हैं, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, पर आपको इन 5 के लिए तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स एंड नंबर ऑफ वॉइड्स, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो बता दूं कि फटाफट देखते हैं क्या है। कितने टाइप्स के वॉइड्स है? अभी अभी बताया था, 2, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब, टेट्रा मतलब 4, 3 पार्टिकल नीचे वाली लेयर में इमेजिन करो, 1 2 3, एक ट्राइंगल की तरह। और जब मैं एक ऊपर से चौथा पार्टिकल उस गैप में लाके रख दूं, ये 3 बॉल्स है, मान लो 3 पार्टिकल्स हैं, ट्राइंगल बना के जुड़े हुए हैं, जो बीच में गैप है उसके ऊपर अगर मैं चौथा पार्टिकल रखूं, तो जो वो बीच में खाली जगह क्रिएट होती है ना बेटा, इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड मतलब होल मान सकते हो, खाली स्पेस मान सकते हो। अगर आप नीचे 3 पार्टिकल्स का एक ट्राइंगल, उसके ऊपर सेम नहीं, उल्टा अगर आप 3, ये देखो ये नीचे ब्लू वाला है, उसके ऊपर जो रखा है वो पिंक कलर वाले, 3 पार्टिकल्स का ट्राइंगल नीचे, 3 का ऊपर, पर उल्टा है, क्या उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल होल बोलेंगे? कितना? ऑक्टा मतलब कभी भी 6 8 मत समझना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी 6 से जुड़ा है। कितने पार्टिकल से मिलके बनता है ये होल? 6। और टेट्राहेड्रल कितने पार्टिकल्स के मिलके बनता है? 4। ठीक है। अब मान लो आपको बोला है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फाइंड करने, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वॉइड का मतलब है खाली जगह। क्या देखा था हमने? जब हम पार्टिकल्स को यूनिट सेल में पैक करेंगे, क्या बीच बीच में खाली जगह, होल्स तो क्रिएट होंगे ना। वो कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2, टेट्रा या ऑक्टा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए n,
यूनिट सेल में n पार्टिकल्स है या n पार्टिकल्स है, मान लो 100 पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स से कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 100 पार्टिकल से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 200 होंगे, इस तरीके से चलना है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बिल्कुल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n जितने ही होंगे, जितने पार्टिकल्स उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, जितने पार्टिकल्स उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके कोई नहीं पूछेगा, इतना पागल तो कोई नहीं है। क्या करेंगे? क्या हमने थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल का फॉर्मूला देखा था, x ग्राम मेटल में कितने होते हैं, वो दे देंगे और फिर पूछेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे n, क्या आप उसको डबल करके टेट्राहेड्रल वॉइड बता सकते हो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछे होंगे तो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे उतने ही होंगे। क्या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए वो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कर सकते हैं, वो वाले फॉर्मूले को बीच में लाके? आप सोचते रह जाओगे यार वॉइड के लिए तो हमने यही फॉर्मूला देखा है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही नहीं है। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, और वो ढूंढने के लिए किसकी मदद उठानी पड़ेगी? मदद उठाओगे उस फॉर्मूला की जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। मेटल का मास दे देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए, यहाँ पे डाल दो, वॉइड्स का नंबर मिल गया, खत्म बात। ठीक है, बहुत आसान है, ये गलतियां होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब बचता है हमारा डिफेक्ट्स वाला पार्ट। सॉलिड्स में अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोल रहे भाई वो तो बहुत परफेक्ट है। बेटा अगर कोई चीज में आप कोई परफेक्शन चाहते हो, वो परफेक्शन को अचीव करते करते बहुत सारे इम्परफेक्शन से होके गुजरना पड़ता है, राइट। हम बहुत सारी गलतियां करेंगे, गलतियां करके सीखेंगे तो ही हम जिंदगी में परफेक्ट बनेंगे, राइट। कोई जन्मते ही परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो यू विल हैव टू क्रॉस मल्टीपल स्टेजेस ऑफ इम्परफेक्शंस, राइट। सो सेम वे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में परफेक्ट अरेंजमेंट है, बहुत मस्त पैकिंग है, पर फिर भी उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। अब वो डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स, या उसे हम बोल सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। देखो मैंने लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, मतलब बाकी है अभी भी, पर थोड़ी सी गलतियां लास्ट में कम किया ना। पहले पहले थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ हो रही थी, मैंने बाद में कम की करने की कोशिश की है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम अभी? पॉइंट डिफेक्ट मतलब ही क्रिस्टल डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट्स 3 टाइप के बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले कौन से हैं? स्टोइकियोमेट्रिक। क्रिस्टल, अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसमें कोई डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट इन 3 में से किसी एक टाइप का होगा, या तो वो स्टोइकियोमेट्रिक होगा, या तो वो इम्प्योरिटी वाला होगा, या तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। पर इन तीनों डिफेक्ट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स है, वो हमको पढ़ने हैं। कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट का पॉज ले लेती हूं, मैं पानी पी लेती हूँ बस। सो स्टार्ट करेंगे हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। स्टोइकियोमेट्री का मतलब आपको भी पता होगा, राइट। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री ये रेशोज, थोड़ा एटम्स के रेशो, मोल्स, उससे डील करता है, राइट। वो रेशोज परफेक्ट होंगे तो हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब रेशो में गड़बड़ होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं एक एक करके सारे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। ये भी मैंने बहुत सुंदर, बहुत सोच के बनाया ये आप अगर एक बार देख लोगे ना, आपको डिफेक्ट्स में कोई दिक्कत आएगी नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में 4 डिफेक्ट्स है बेटा। वेकेंसी डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट कौन सा है? द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज वेकेंसी डिफेक्ट। दूसरे टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। तीसरे टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो फोर्थ टाइप का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है दैट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। पर फर्क क्या है बेटा? बहुत स्लाइट फर्क है। ये जो दोनों है ना, कौन सा? वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नाम कब यूज होते हैं? जब हम नॉन आयनिक सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है, नॉन आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट मिलता है, नॉन आयनिक अगर होगा, आयन्स होंगे, मतलब अगर आयनिक सॉलिड होगा तो आयनिक सॉलिड के लिए आपको ये 2 यूज करने हैं नाम। ठीक है, सिर्फ नाम का फर्क है। ये सॉलिड इधर आ गया, यहां होना चाहिए था। नॉन आयनिक सॉलिड में ये 2 डिफेक्ट्स है, वेकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक सॉलिड में सिर्फ उन्हीं के नाम बदल जाते हैं। कैसे वो बताऊंगी।
आयनिक में नाम शॉर्ट की और फ्रेंकेल यूज होता है। अब समझते हैं डिफेक्ट क्या है। पहली बात, ये स्टोइकियोमेट्रिक है। स्टोइकियोमेट्रिक है मतलब क्या गड़बड़ होने वाली है रेशियो में? नहीं। मान लो ये NaCl है, NaCl आयनिक है पहली बात, ठीक है। पर मुझे बताओ कौन कौन से आयन्स हैं? क्या उसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन दिख रहा है हमको? राइट, एक सोडियम है एक Cl है, रेशियो कितना है? 1:1, करेक्ट। अब बताओ रेशियो 1:1, अगर मैम इनमें से मान लो, पहला वैकेंसी डिफेक्ट समझना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल आयनिक का दे रही हूं पर दोनों का मतलब सेम है, वो समझते हैं। अगर मान लो यहां पे एक Na और एक Cl मैंने बाहर निकाल लिया, एक क्रिस्टल था उसमें 100 Na थे, रेशियो कितना है Na और Cl का? 1:1, तो Cl भी कितने होंगे यहाँ पे? 100 ही होंगे, राइट। 100 सोडियम है, 100 Cl है, कितना आएगा रेशियो? 1:1। मैंने क्या किया, रेशियो 1:1 है पर मुझे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट करना है? शॉर्ट की। शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब ही वेकेंसी है, और फ्रेंकेल डिफेक्ट मतलब ही इंटरस्टिशियल है। मैंने इधर से और इधर से दोनों 100 में से एक एक Na और एक Cl को गायब किया। कितने Na और कितने Cl बाकी होंगे बताओ? क्या उसमें अब 99 Na और 99 Cl ही बचेंगे? पर रेशियो कितना है? क्या अभी भी रेशियो 1:1 है? रेशियो बिगड़ा नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसा समझ लो शॉर्टेज क्रिएट होती है। किसकी पर? क्या शॉर्ट की डिफेक्ट वर्ड आयनिक सॉलिड्स के लिए है, और आयनिक सॉलिड में क्या होंगे बेटा? क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होंगे? हमें शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों को वहां से गायब कर देना होगा। दोनों गायब होंगे पर इक्वल नंबर में, ठीक है। अगर दोनों इक्वल नंबर में गायब हो गए, क्या रेशियो डिस्टर्ब होगा? नहीं, दोनों भी गायब हो रहे हैं। अगर एक गायब होता, सिर्फ सोडियम को गायब करते, फिर रेशियो बिगड़ जाता, और रेशियो बिगड़ता तो वो स्टोइकियोमेट्रिक नहीं, फिर वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता। समझ गए? रेशियो अभी भी मेंटेन्ड है, इसीलिए स्टोइकियोमेट्रिक। शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं, उनकी जगह से बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट। अब नॉन आयनिक सॉलिड में वो वर्ड सिर्फ शॉर्ट की नहीं यूज करना है, उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलना है। अब नॉन आयनिक सॉलिड में आयंस नहीं होंगे, क्या होंगे? एटम्स होंगे ना। अब अगर मान लो अपनी जगह से एटम निकल के चला गया, क्या वो रेशियो बिगड़ेगा? नहीं, पर इक्वल नंबर में, है ना। मान लो सिल्वर के एटम्स है, सारे सारे सिल्वर ही है, अब वहां कोई रेशियो है? नहीं, सारे सिल्वर है और कोई एटम है ही नहीं, तो रेशियो किसका चेक करोगे? कोई भी नहीं। सारे सिल्वर में से एक दो गायब भी हुए, रेशियो तो बिगड़ ही नहीं रहा है। जितने एटम्स है रेशियो की बात है ही नहीं। नॉन आयनिक सॉलिड में कौन गायब होते हैं? एटम उनकी जगह से गायब हो जाते हैं, पर रेशियो डिस्टर्ब हुए बिना। यहाँ पे आयंस गायब हो जाते हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, बिना रेशियो को डिस्टर्ब किए। इधर बताओ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट में वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई है, खाली जगह क्रिएट हुई है। वो एटम और आयन कहां गए? क्या वो सॉलिड को छोड़ के बाहर निकल गए? बाहर रहे क्या? नहीं। पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? मान लो ये सॉलिड का पैकिंग है, ठीक है, ये सॉलिड्स अरेंज्ड है, पार्टिकल्स अरेंज्ड है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में आपको एक खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह को मैं बोलूंगी इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलेंगे इसको? हम इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे या इंटरस्टिशियल स्पेस बुलाएंगे। पार्टिकल्स को पैक करने के बाद जो बीच में खाली जगह बचती है वो होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसे हम वॉइड बुला रहे थे, राइट। अब वो इंटरस्टिशियल स्पेस का काम क्या है? यहाँ पे नाम क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है? मान लो यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और बी ले लेते हैं, है ना। मान लो यहाँ पे बी भी है, अब ये मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितने ए और कितने बी दिख रहे हैं आपको? 4 ए 4 बी दिख रहे हैं, ठीक। रेशो कितना है? 1:1। अगर मान लो यहां से ये एक बी यहां से हट गया, एक बी यहां से हट गया, उसकी जगह जगह तो क्रिएट होगी, पर वो बी सॉलिड को छोड़ के बाहर नहीं गया, वो जाके उसकी इंटरस्टिशियल साइट में बैठ गया। बेटा डिफेक्ट तो है ना, खाली जगह क्रिएट हुई है, जहां बी को होना चाहिए था वो वहां से तो मिसिंग है, पर वो मिसिंग होते हुए सॉलिड को छोड़ के गया नहीं। क्या वो सिर्फ अपनी जगह छोड़ के वहां जो खाली बीच में जगह थी उसको वहां जाके बैठना था, वो बैठ गया। कौन सी जगह पे बैठा है? जाके इंटरस्टिशियल साइट पे, इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड में भी सेम होता है, बस सिर्फ ये फ्रेंकेल डिफेक्ट उसको नाम दिया है।
आयन्स अपनी जगह से निकलेंगे, सॉलिड को छोड़ के जाएंगे तो शॉर्ट की डिफेक्ट, वैकेंसी क्रिएट होगी, शॉर्ट की डिफेक्ट। पर अगर वो आयन्स अपनी जगह से हटके इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाए तो वो होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। समझ गए? सो जो टर्म हमने नॉन आयनिक सॉलिड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोली है, वही आयनिक में सिर्फ नाम बदल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है। जो नॉन आयनिक में वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है, वही आयनिक में शॉर्ट की डिफेक्ट है। अब इन दोनों के कंडीशंस पता होनी चाहिए आपको। देखो क्या होना चाहिए, अगर कैटायन और एनायन है, ये कौन से डिफेक्ट्स है, आयनिक सॉलिड वाले। आयनिक सॉलिड में क्या कैटायन होगा, एनायन होगा, उनकी रेडियस होगी। अगर इन दोनों की रेडियस में डिफरेंस कम होता है तो यूजुअली ऐसे आयनिक सॉलिड शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाते हैं। ये एग्जांपल्स है यहाँ पे। पर अगर मान लो कैटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, आयनिक रेडियस, इसकी रेडियस में डिफरेंस बहुत लार्ज है, तब यूजुअली फ्रेंकेल डिफेक्ट आता है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या एटम्स और आयन्स, इन दोनों में एटम और आयन जो है वो उस सॉलिड को छोड़ के बाहर चले गए, क्या उस सॉलिड का मास ओवरऑल कम हो जाएगा? पर वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि वहां खाली जगह तो बनी है, पर वॉल्यूम में तो काउंट होगी। बताओ अगर हम इन दोनों डिफेक्ट्स की बात करें, इन दोनों डिफेक्ट में एटम और आयन सॉलिड को छोड़ के निकल के जा रहे हैं, क्या उनका मास कम हो जाएगा? मास कम होगा तो डेंसिटी भी बताओ क्या होगी, क्या दोनों जगह पे डेंसिटी कम होगी? इधर बताओ, एटम्स और आयन्स अपनी जगह से हट रहे हैं, चाहे वो इंटरस्टिशियल हो चाहे फ्रेंकेल हो, पर जाके सॉलिड के अंदर ही खाली जगह में बैठ रहे हैं, उनका वो पार्टिकल तो है वही, सॉलिड को छोड़ के तो गया नहीं। तो बताओ मास क्या होगा, क्या मास यहाँ पे लगभग उतना ही मिलेगा आपको? और मास उतना ही होगा तो डेंसिटी भी क्या उतनी ही रहेगी, और यहाँ पे भी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। ये एग्जांपल्स देख लेना बेटा याद से। सॉलिड्स, कौन कौन से सॉलिड्स है जो शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाते हैं, कौन से हैं जो फ्रेंकेल दिखाएंगे, उसके लिए आप आयनिक रेडियस से अंदाजा लगा सकते हो। एलिमेंट्स पास पास के पीरियड के होंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक पहले पीरियड का एक आखिरी पीरियड का है, डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये डिफेक्ट से चारों के चारों स्टोइकियोमेट्रिक में आते हैं, क्योंकि रेशो बिल्कुल बदला नहीं है, रेशो जो था वही है। आगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में सब्स्टिट्यूशनल है एक, और दूसरा है वैकेंसी। सब्स्टिट्यूशनल और वैकेंसी दोनों में फर्क क्या है वो समझो। एक मिनट में चेक कर लूं रिकॉर्डिंग चल भी रही है या नहीं। यस इट्स वर्किंग। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में पहला है सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एक मेटल ले रही हूं, कॉपर। सारे आइटम्स कौन से होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कॉपर ही होने चाहिए ना, करेक्ट। सारे आइटम्स किसके होने चाहिए, कॉपर, ओके। अब हुआ क्या, इस कॉपर के बीच में जहां कॉपर होना चाहिए था, कॉपर वहां से हट गया और उसकी जगह जिंक आके लग गया। कॉपर सारे नहीं है, अब सारे हैं क्या वहीं पे ही नहीं, क्या उनमें से बाकी कॉपर वही है, पर एक कॉपर की जगह जिंक आके बैठा है। क्या जिंक ने, अब ये जो जिंक है, पहली बात आप इसको क्या बोलोगे, आपका पहले कॉपर जो था वो प्योर था ना, बिल्कुल सारे कॉपर के एटम्स थे, मजे से बैठे हुए थे। कौन आई बीच में, कौन आया बीच में, जिंक। और क्या यहाँ पे जिंक को हम एक इम्प्योरिटी मान सकते हैं, राइट। अब जिंक एक इम्प्योरिटी है, इसीलिए ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंडर आ रहा है ना। पहले जो हमने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट डिस्कस किए, वहां से कोई बाहर से इम्प्योरिटी आ रही थी क्या, नहीं। जो अंदर ही अंदर जो वो एटम या आयन्स उसके खुद के है, वही सिर्फ अपनी जगह से गड़बड़ हो रहे थे, करेक्ट, गायब हो रहे थे, या अपनी जगह से हट के दूसरे के घर में जाके बैठ रहे थे, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एटम होने चाहिए थे कॉपर के, क्या उसमें एक इम्प्योरिटी जिंक आके बीच में अटक गया। अब बताओ जिंक ने क्या किया, क्या कॉपर के जो एटम थे उनमें से एक को सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, ब्रास। एलॉयज, एलॉयज में क्या होता है, दो और ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, मेटल्स के अलग अलग एटम्स निकाल के उसमें दूसरे एटम्स आके बैठ जाते हैं, क्या वो बाहर से आया हुआ मेटल इम्प्योरिटी हुआ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और वो किसकी जगह जाके बैठा है, खाली जगह में नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, वो जो एक एटम है उसको हटा के उसकी जगह, उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल। वैकेंसी वाले में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील।
ये रहा आयरन लेते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है बेटा? आयरन का। कौन से एटम्स होने चाहिए? सारे आयरन। अब ये मान लो आपका प्योर आयरन है, आयरन प्योर है मतलब सारे एटम्स आयरन के ही है, Fe इस तरीके से, ठीक है, ये भी होंगे। अब हुआ क्या, इस आयरन के बीच में एक इंप्यूरिटी आई, वो है कार्बन। पर अब कार्बन आयरन को हटा के उसकी जगह नहीं बैठ रहा है, कार्बन यहाँ बीच में खाली जगह पे बैठ रहा है। जहां जहां वेकेंसी है, जहां खाली जगह है ना, वहां पे कार्बन ट्रैप हो गया। ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, इंप्यूरिटी दोनों जगह आ रही है, यहां इंप्यूरिटी मेन जो एटम है उसकी जगह सब्सटीट्यूट हुई, यहां इंप्यूरिटी जहां वेकेंसी थी वहां जाके लग गई, खत्म। यही है, ये एग्जांपल याद रखो, एलॉयज में ब्रास आता है वो इसमें आएगा, और जो आपका स्टेनलेस स्टील है जिसमें कार्बन होता है वो बीच बीच में होता है, आयरन की जगह नहीं जाता है, तो इसीलिए ये है आपका वेकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में पहला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल क्या होता है, ये आयनिक सॉलिड्स में है यूजुअली, आयनिक सॉलिड्स में मेटल पॉजिटिव आयंस की तरह होते हैं ना, तो मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाती है। मान लो NaCl, ठीक है, NaCl मान लो 100 Na थे, 100 Cl थे, कितना था रेशो, क्या रेशो, 1:1 था। अगर मैं इनमें से मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट करना है, मेटल को कम करना है, एक सोडियम निकाल दिया, क्लोरीन को नहीं, अगर मैं दोनों निकालूंगी तो रेशो फिर मेंटेन हो जाएगा, वो स्टोइकियोमेट्रिक में आएगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में रेशो को गड़बड़ करनी है, गड़बड़ कैसे होगी, एक Na को निकाल दिया, कितना हो जाएगा 99, Cl अभी भी वही है, कितना हो गया रेशो, आ रहा है क्या 1:1, नहीं, ये तो 1 से कम हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए ऐसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जहां कैटायन गायब हो जाता है, मेटल का कैटायन गायब होता है, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और एनायन ऑटोमेटिकली उनका नंबर कैटायन के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। इधर क्या है, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस कैसे करना है, बाहर से एक्स्ट्रा मेटल आके बीच में बैठ जाएगा, मतलब मान लो 100 Na 100 Cl सुकून से रह रहे थे, एक Na प्लस बाहर से चला गया अंदर, कितना Na प्लस आ गया बाहर से, एक। अब बताओ Na 100 के कितने हो जाएंगे, क्या 101 Na हो जाएंगे, Cl अभी भी कितने हैं, 100 ही है, बताओ रेशो 1:1 रहा, नहीं, रेशो बिगड़ा मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। पर ये हुआ कैसे, क्या बाहर से एक्स्ट्रा मेटल आया, जिसके वजह से मेटल मतलब कैटायन बाहर से एक्स्ट्रा आया, और कैटायंस का नंबर एनायन से ऑटोमेटिकली बढ़ गया, वो रेशो मेंटेन नहीं हुआ। बट और एक चीज भी तो कर सकते हैं, मेटल को एक्सेस करने के लिए, मेटल ज्यादा होने के लिए बाहर से एक्स्ट्रा मेटल आ सकता है, या क्या एक नॉन मेटल मतलब एनायन बाहर जा भी सकता है, कौन बाहर निकाल लेते हैं, एनायन, ठीक है। मान लो NaCl कितने हैं, 100 Na 100 Cl है, अगर मैंने 100 Na में से Na को वही रखा है, कितने Na होंगे अभी भी 100, पर मैंने Cl को बाहर निकाल दिया, कितने Cl बचेंगे, 99 Cl बचेंगे। अब बताओ कौन ज्यादा है, क्या मेटल एक्सेस है या कम है, मेटल एक्सेस है। यहाँ पे क्या किया हमने, मेटल को कम किया, कैसे, मेटल को बाहर निकाल के, यहाँ हम मेटल एक्सेस मतलब ज्यादा कर रहे हैं, कैसे, या तो एक्स्ट्रा मेटल को अंदर भेज देंगे, या जो नॉन मेटल है मतलब एनायन है, इस एनायन को लीव करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, तब भी रेशो गड़बड़ी होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब ये एनायन चला जाता है, मतलब वो 100 Na थे, वो अपनी जगह है, 100 Cl में से एक Cl गया, क्या उस एक Cl की जगह एक खाली सेंटर क्रिएट हो जाएगा, वेकेंसी क्रिएट होगी, और वेकेंसी क्रिएट होगी, इन वेकेंसीज को हम बुलाते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर किसकी जगह क्रिएट होता है बेटा, एनायन के निकल जाने के बाद एनायन की जगह क्रिएट होता है। NaCl में जो एनायन है वो Cl है, वो निकल जाने के बाद जो वेकेंसी क्रिएट होगी उसे हम एफ सेंटर बुलाएंगे। अब ये एफ सेंटर्स की वजह से आयनिक सॉलिड्स को कलर मिलता है। अब वैसे आप सोडियम क्लोराइड नमक कौन से कलर का है, व्हाइट, पर जब इस सोडियम क्लोराइड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, एफ सेंटर क्रिएट होगा, उसे कलर मिलता है। अब आपको इस पे सीटी में सवाल आ चुका है, आपके लिए छोड़ रही हूँ, टेक्स्ट बुक निचोड़ के पढ़ो, टेक्स्ट बुक में ध्यान से पढ़ना है। ये एफ सेंटर क्रिएट होते ही सोडियम क्लोराइड व्हाइट से कौन सा कलर देगा वो आपको पता करना ही पड़ेगा।
उसके लिए ये मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, ताकि आप भी थोड़ा टेक्स्ट बुक रीडिंग करो और टेक्स्ट बुक पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि आपने पहली बार क्या नहीं पढ़ा था, अगले टॉपिक्स में भी वो पॉइंट मिस ना हो, उसके लिए वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सिंपल है। सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, समझो यहां पे ये जो है देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए जो सॉलिड्स है उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं बेटा, चाहे आप कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर वाली शेल में होंगे जिसे हम बोलेंगे वैलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है, जिस बैंड में है, उसे हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो ये जो मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से दिखाया, ये आप समझ लो वैलेंस बैंड है। और वैलेंस बैंड मतलब वैलेंस शेल, मतलब ये इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जो ये ऊपर ग्रीन कलर में दिखाया है, ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब मान लो ये किसी एक सॉलिड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज समझने। इस सॉलिड को मैंने लिया, इस सॉलिड के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से बैंड में बैठे हुए हैं फिलहाल, वो वैलेंस बैंड। अगर इस सॉलिड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना आना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन बैंड का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना। उसके लिए किसका आना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का। कहां से, नीचे बैठे हुए वैलेंस बैंड से। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है, कंडक्शन बैंड एनर्जी में ऊपर है, इसीलिए ऊपर दिखा है। अब ये पहली डायग्राम चेक करो, यहां पे ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। कौन होगा वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पास पास दिख रहे हैं। यहाँ पे भी ये वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी ये वैलेंस बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड बैठी हुई है ऊपर। ठीक है, ये कब, ये तीन अलग अलग सॉलिड की डायग्राम है। ठीक है, मान लो ये सॉलिड 1 है, ये सॉलिड 2 है और ये सॉलिड 3 है। ठीक, सॉलिड 1 में क्या कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पास पास है, कोई गैप दिख रहा है, नहीं। उल्टा यहाँ पे आपको कंडक्शन और वैलेंस बैंड का ओवरलैप दिख रहा है, वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एनर्जी में गैप है क्या ज्यादा, नहीं, एनर्जी क्लोज है। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको खुद की एनर्जी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, या थोड़ी भी एनर्जी मिली फटाक से जंप हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में, बहुत फास्ट। और इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत फास्ट कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, क्या ये वाला सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी फास्ट कंडक्ट करेगा और बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। पर वो एनर्जी गैप अभी भी कैसा है, मान लो मॉडरेट है, उतना कम नहीं है। यहाँ पे तो बहुत कम था, ओवरलैपिंग थी डायरेक्टली। यहाँ पे एनर्जी गैप थोड़ा बढ़ गया है, पर उतना ज्यादा भी नहीं, मॉडरेट है। थर्ड सिचुएशन में देखो, इस सॉलिड में जो एनर्जी गैप है, क्या वो बहुत ज्यादा लार्ज है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करने की कोशिश करेंगे, क्या उनको वो डिफिकल्ट लगेगा और वो बहुत स्लो होगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे सबसे फास्ट, यहाँ स्लो, यहाँ पे और स्लो। अब बताओ सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन दिखाएगा, सॉलिड 1, 2 या 3। सॉलिड 1, सॉलिड 2 में स्लो, सॉलिड 3 तो बहुत ही पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होगा। इसी बेसिस पे नाम दिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास करवाएंगे दोज आर नोन एज गुड कंडक्टर्स। जो मॉडरेट होता है, जिनके केस में दोज आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स, यानी जो अच्छे खासे कंडक्टर्स भी नहीं है, इनको थोड़ा सा एक्सटर्नल पुश की जरूरत होगी, पर एक बार पुश मिला कर देंगे। ये कैसे है, बहुत डीट है, कितना भी पुश कर लो थोड़े बहुत से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स यही रहेंगे, पहुंचेंगे क्या ऊपर, नहीं। तो बताओ ये क्या होंगे, क्या ये बैड कंडक्टर्स यानी ये इंसुलेटर्स होंगे। ये जो एनर्जी का गैप है ना बेटा, किसके बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, उसे बोला जाता है एनर्जी बैंड गैप। वो बैंड गैप मेटल्स में, कंडक्टर्स में बहुत कम है, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा मॉडरेट है, नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स में वो बैंड गैप काफी लार्ज है,
जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अच्छे से नहीं करवा पाएंगे। अब इनमें सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन जर्मेनियम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, सिलिकॉन ग्रुप 14 का है। फिर कंडक्टर्स में आपके सारे मेटल्स आते हैं और यहाँ पे आपके यूजुअली सारे नॉन मेटल्स आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहले सेमीकंडक्टर्स का टाइप, सेमीकंडक्टर में ले लेते हैं सिलिकॉन। क्या वो एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का? कौन सा? सिलिकॉन उठाते हैं। मान लो ये सेमीकंडक्टर है, इसमें सारे एटम्स किसके होने चाहिए? सिलिकॉन के, राइट। अब मान लो ये सिलिकॉन है, सारे एटम्स किसके? सिलिकॉन के। ये सेमीकंडक्टर आपको प्योर लग रहा है या इम्प्योर? प्योर। तो उन प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। पर उसी सेमीकंडक्टर में मान लो यही सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन में अगर हम बाहर से कोई दूसरा एटम डोप कर देते हैं, कौन सा एटम आ गया? मान लो यहाँ पे आ गया बोरॉन या एल्यूमिनियम या मान लो फास्फोरस आ गया। जो ये एटम आया है, आप बताओ क्या ये सिलिकॉन का ही है? नहीं। क्या ये इंप्यूरिटी हुई? फिर यस। तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर है इसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। सो एक्सट्रिंसिक का मतलब है जिसमें बाहर से इंप्यूरिटी आ चुकी है, एक्सटर्नल इंप्यूरिटी आ गई है। अब एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर वाले, जिसपे कोई ना कोई इंप्यूरिटी आई है। जब इंप्यूरिटी किसी सेमीकंडक्टर में डाली जाएगी उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग, ठीक है। और जिसको इंप्यूरिटी के तौर पे डाला गया है उसे बोला जाएगा डोपेंट। प्रोसेस का नाम है डोपिंग, जो हम कर रहे हैं उसे डोपिंग बोलेंगे, जिसे हमने इंप्यूरिटी के तौर पे डाला है वो है डोपेंट। अब ये डोपेंट दो ग्रुप्स का हो सकता है। यूजुअली सिलिकॉन किस ग्रुप का है बेटा? ग्रुप 14 का है। सिलिकॉन जो खुद सेमीकंडक्टर है वो कौन से ग्रुप से है? 14। जो डोपेंट है वो हम दो ग्रुप से ऐड कर सकते हैं, 13th ग्रुप का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। अगर जो इंप्यूरिटी डोपेंट डाला है वो 13th ग्रुप का होगा तो वो सेमीकंडक्टर हो जाता है पी टाइप का, और अगर वो इंप्यूरिटी 15th ग्रुप से होगी तो इस सेमीकंडक्टर को बुलाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक में जो इंप्यूरिटी आ रही है वो इंप्यूरिटी किस ग्रुप से आ रही है? अगर वो ग्रुप नंबर 13 से आ रही होगी तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा? पी टाइप। 13 मतलब वो बोरॉन एल्यूमिनियम होंगे, राइट। पी टाइप, एन टाइप में कौन होगा आपका? फास्फोरस होगा ग्रुप 15 का। इंप्यूरिटी कहां से आ रही है उसके हिसाब से एक्सट्रिंसिक को आगे डिवाइड किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड, आपको भी पता है ना मैग्नेटिक फील्ड का क्या बात होती है, कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे सॉलिड्स? क्या आपको पता है? ये ऑलरेडी पता होगा। डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक सॉलिड्स मतलब कौन से? जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे। आपने उस सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो उससे रिपेल होना शुरू हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। फिर आते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड प्यारी है, ये पैरा और प्यारा वाला रिलेशन में ऑर्गेनिक में भी बहुत यूज करते हैं यहाँ पे। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स कौन से हैं? जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड प्यारी है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे, पर अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। तो मतलब क्या? अगर आपने इस सॉलिड को, पैरामैग्नेटिक सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो टेम्पररीली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट होगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगे, पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली निकाल दोगे वो फिर से अपने ओरिजिनल औकात पे आ जाएगा। फिर आता है लास्ट फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक भी वही है जिनको मैग्नेटिक फील्ड प्यारी है, पर इनको मैग्नेटिक फील्ड कुछ ज्यादा ही प्यारी है, और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा प्यारी होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, और इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे कि एक बार अट्रैक्ट हुए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाते ही नहीं है। इनको हम परमानेंटली मैग्नेटिज्म, मतलब परमानेंट मैग्नेटिज्म इनमें होगा, ठीक है। ये परमानेंटली अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। पर जो पैरामैग्नेटिक है वो आपके टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बाहर से फील्ड हटा लोगे गई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या बाहर से फील्ड हटा भी ली तो भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखते हैं। इसका एग्जांपल फेरो, कौन से मेटल से आ रहा है? आयरन, फेरम, ठीक है। कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है। पैरामैग्नेटिज्म शो करने के लिए या फेरोमैग्नेटिज्म क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ये हम डी एंड एफ में भी पढ़ते ही है, राइट।
अगर किसी आयन के पास, किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो बिल्कुल सही से पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पास अट्रैक्ट होगा। बट अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि ये सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मैग्नेटिक फील्ड में उनका बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू। सो इस तरह से हमने हमारा ये 1 शॉट लेक्चर खत्म किया है। सॉलिड स्टेट के बारे में सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारे पॉइंट्स। सिर्फ अब क्या बचता है, आपकी तरफ से टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह है, आप क्या कोशिश करो, उनका सोल्यूशन चेक मत करो, सोल्यूशन दिया है, सॉल्व है ना, पर आप वो क्वेश्चन को खुद एज अ क्वेश्चन लेके, अब जो मैंने पढ़ाया फॉर्मूले वगैरह जो जो लर्न करने को बोला वो लर्न करके प्रॉपर अच्छे से वो सॉल्व एग्जाम्पल्स को एक बार खुद सॉल्व करो। उसके बाद जाना अनसॉल्व एग्जाम्पल्स की तरफ, और उसके बाद जाना सीईटी के पीवाईक्यूज की तरफ। सो रुकते हैं आज के लिए यहीं पर, मिलेंगे और भी ऐसे ही 1 शॉट लेक्चर्स में। कमेंट करना, बताना कैसा है, और शेयर करना आपके सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी इसकी जरूरत है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको हैप्पी लर्निंग।